सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं आज तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड, एसडी रोल के रिलेटेड, उसमें एसक्यूएल जरूर एक टॉपिक रहा है। आप सीक्वल सीख लो या नो सीक्वल, बट मोस्ट ऑफ द एमएनसीज सीक्वल यूज़ करती हैं। मोस्ट ऑफ द एमएनसीज सीक्वल यूज़ करती हैं और इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी इंटरव्यू। लाइक तुम्हें एक डेटाबेस आना चाहिए और सीक्वल इज़ मोस्ट ऑफ द पॉपुलर डेटा बोल सकते हो, डेटाबेस बोल सकते हो, एंड इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। सो अगर आप किसी भी इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो ना, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में हम सीक्वल से रिलेटेड हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक वीडियो में या एक कोर्स में बोल लो आप, जो कि बहुत छोटा होने वाला है। इसमें हम सब कुछ सीख के जाएंगे सीक्वल से रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग हमारे पास डेटाबेस के लाइक ऑपरेटर्स होते हैं, बट इसमें हम सीक्वल का बेसिक बेसिक सीख लेंगे। ओरेकल हो या फिर कोई और भी हमारा डीबी ऑपरेटर हो, पोस्टग्रेस क्यूएल हो, पोस्टग्रेस क्यूएल, बस आप इसे पढ़ लोगे ना पूरा, तो आपको पूरा सीक्वल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, इट कैन बी लाइक शॉर्टेड बाई चैट जीपीटी और एनी एआई टूल, ठीक है। सो इसमें हम सब चीज़ देखने वाले, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एक इंट्रोडक्शन कि क्या इस वीडियो में होने वाला है। हम एक मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, फिर टाइमलाइन देखेंगे, फिर बेसिक सा जो हमारा कोर्स है, बेसिक नहीं एडवांस्ड ही है, बट अगर आपने इसे देख लिया तो सीक्वल सीख जाओगे पूरा एडवांस लेवल का। एग्जाम्पल कोड सब कुछ आपको मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे एट द एंड। सो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, दिस इज़ द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज़ इन दिस कोर्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेटाबेस का बेसिक क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, फिर सीक्वल की क्वेरीज कैसे क्रड ऑपरेशन करते हैं, जॉइंस वगैरह भी आप सीख जाओगे, एग्रीगेशंस वगैरह, सारे फंक्शंस वगैरह। और एक हम मिनी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। मिनी प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का कोर्स मैनेजमेंट बनाएंगे, जिसमें स्टूडेंट होंगे, कोर्स होंगे, उनके इनरोलमेंट होंगे, फॉरेन कीज़ यूज़ करेंगे, हम एग्रीगेशन वगैरह यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल रिपोर्ट जनरेट करेंगे, सम वगैरह करके सब कुछ, ठीक है। सो अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस कोर्स फ्लो कि क्या हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो कोर्स फ्लो कैसे जाएगा, कुछ मॉड्यूल्स हैं, कुछ टॉपिक्स बोल लो आप, टॉपिक्स बोल लो। इस टॉपिक्स में क्या क्या है पूरा लास्ट तक देखना यार, तभी तुम्हें समझ आएगा और तुम्हें सारा नोट्स वोट्स मिल जाएगा। और चाहो तो तुम अपना नोट्स भी बना सकते हो, बट दिस इज़ एनफ। कोई भी पेड कोर्स से कंपेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे किसी भी कोर्स से कंपेयर कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट लाइक यू कैन से एफर्ट जिसमें मैंने लगाया है और सबसे अच्छा कोर्स बनाने का ट्राई किया। सो वॉच टिल द एंड और सारे सीक्वल के कॉन्सेप्ट तुम क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो सबसे पहले डेटाबेस हम देखेंगे, सीक्वल क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है रियल लाइफ में यूज़, फिर टेबल, कॉलम्स, रोज़, ये फॉरेन कीज़ वगैरह क्या होते हैं, या डायग्राम क्या होते हैं। फिर उसके बाद टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम क्वेरीज स्टार्ट कर देंगे, क्वेरीज लिखना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहले सेटअप भी मैं करवाऊंगा, बहुत लोग को सेटअप में प्रॉब्लम आता है, तो 3 मेथड बताऊंगा मैं कि कैसे आप सीक्वल क्वेरीज अपने पीसी पे रन कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब हम क्रड करेंगे। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे में, जो हमारा लाइक सारी चीज़ें हमारी डेटाबेस में होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर सेलेक्ट करना, सारे कोर क्वेरीज, फिल्टर्स लगाना कि जहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ मान लो या एज 18 से कम है वो ला के दो, या ऐसा कुछ करके हम सारे मल्टीपल हम अलग अलग फ़िल्टर्स लगाएंगे। फिर फंक्शंस लाइक सम वगैरह, ग्रुप करना, ये सब करना सीखेंगे। फिर जॉइंस वगैरह देखेंगे हम, फिर कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन वगैरह आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। मैं आपको एक और रिसोर्स बताऊंगा, एक और बहुत सही रिसोर्स बताऊंगा जिस पे आप ये सब चीज़ें जाके पढ़ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस फिर हम डिस्कस करेंगे और इसका भी एक सोर्स बताऊंगा आपको जहाँ से आप पढ़ सकते हो। और इसे अगर देख लिया इस वीडियो को तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा बेसिक सा, लाइक हमारा जो अभी मैंने बताया उसको ही थोड़ा डिटेल्ड वे में लिखा है मैंने। और फिर जाके हम इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, आपको कोर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेरीज सारी उसमें लिखी रहेंगी, डायग्राम्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हैं वो सारे उस चीज़ में रहेंगी, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस मिलेंगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बहुत सारे हमने सीरीज़ बना रखे हैं यहाँ पे, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। और कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ही सारे नोट्स आएंगे, सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी। और तुम लाइक हर एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, जो भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल पे। अब चलो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक पार्ट कि सबसे पहले हम सीक्वल देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है, फिर आते हैं सीक्वल वगैरह पढ़ेंगे हम क्या होता है, कैसे होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं, ठीक है। सो देखो 3 मेथड हैं सीक्वल इंस्टॉल करने के, इसके लिंक्स मैं दे दूंगा आपको, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी देख सकते हो ऊपर, ठीक है। सो ये वाले लिंक पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे नीचे आप जाके डाउनलोड बटन पे दबाओगे, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे दबाओगे और आपको एक इंस्टॉलर मिलेगा। ये इंस्टॉलर का काम क्या होगा,
ये आपके पास पहले तो आप देख सकते हो कि आपको बस सर्वर चाहिए, क्लाइंट चाहिए। अब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई भी लाइक डेटाबेस चलाते हैं, मोंगो डीबी हो जाए या फिर कोई और, मान लो सीक्वल में या पोस्टग्रेसक्यूएल चला रहे हो, तो हमारा जो डीबी है उसमें दो चीज़ें रहती हैं, एक सर्वर रहता है, एक क्लाइंट रहता है। क्लाइंट, सर्वर कैसे बोल सकते हो और क्लाइंट क्या बोल सकते हो, अगर आप वेब डेवलपमेंट बेसिक जानते हो, सर्वर मतलब बैक एंड और क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड। सो डीबी का एक फ्रंट एंड होता है, सेम यही डीबी में भी हमारा चीज़ होगा। डीबी का एक फ्रंट एंड होगा जिसे हम बोलते हैं वर्क बेंच। मान लो वर्क बेंच, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, वर्क बेंच बोलते हैं, सबका अलग अलग आता है, तो सीक्वल वर्क बेंच बोल देंगे इसे हम। और बैक एंड सर्वर क्या होगा, एक बैकग्राउंड में आपके रन कर रही होगी सर्विस, बैकग्राउंड में आपके सर्विस रन कर रही होगी, जिसके ऊपर क्या चलेगा चीज़ ये, और इसमें ही सारा चीज़ ऑपरेशन करेगा, हमारा डेटा डालेगा। सो बैकग्राउंड में जो सर्विस चल रही होगी ये ऑनलाइन भी आप चला सकते हो किसी लाइक पेड टूल वगैरह करके, या फिर आप लोकल होस्ट पे भी चला सकते हो, लोकल होस्ट पे। सो आपके लोकली क्या होगा, सिस्टम में एक सीक्वल का इंस्टेंस रन कर रहा होगा, जो कि क्या करेगा, सारा चीज़ वर्क बेंच को भेजेगा, जो कि आपका यूआई दिखेगा, जहाँ पे आप क्वेरीज चला सकते हो, टेबल्स को देख सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये हमारा एक इंस्टेंस चलेगा, सर्वर बोलते हैं हम इसे। और जहाँ आप देख रहे हो सारी चीज़ें वो क्लाइंट होती है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब ये क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी डाल सकते हो, मैंने बताया। और ऑनलाइन डालने के लिए पेड टूल होता है, उसके आप एक एडमिन लाइक राइट्स मिल जाते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और डीबी का हमारा यूआरएल बोल दो या फिर एड्रेस बोल दो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। और सेम यही चीज़ होगा, आप फ्रंट एंड में देख सकते हो और डायरेक्टली इसमें आप क्वेरीज के थ्रू ही कनेक्ट होकर चेंजेस कर सकते हो। एक्चुअली वर्कबेंच में भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं, बट लॉजिकली या कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए, विजुअली आप इसे देख पाओ, इसलिए हम क्लाइंट बोलते हैं। सो ये सर्वर क्लाइंट का आई होप चीज़ें समझ आई। ये चीज़ हमारी मोंगो में भी होती है, मोंगो डीबी में भी होती है। मोंगो डीबी में भी हम एक सर्वर चलाते हैं और फिर मोंगो कंपास में देखते हैं जाके, ठीक है। सो ये वही बोल रहा है, आपको बस सर्वर चाहिए, बस क्लाइंट चाहिए या फुल सेटअप चाहिए, तो आप फुल सेटअप पे जाओगे, नेक्स्ट करोगे, देखो अब ये इतने सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा, शेल डाउनलोड करेगा, सर्वर वर्कबेंच सब कुछ डाउनलोड कर देगा आपको, और डॉक्यूमेंटेशन हेल्प सब कुछ डाउनलोड करके एग्जीक्यूट आप कर दोगे, तो आपका सब चीज़ डाउनलोड होके इंस्टॉल होके और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो आपका पहला मेथड हुआ। अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी एक मेथड जिसमें मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मेथड क्या है कि आप वर्कबेंच सिंपल सा डाउनलोड कर लो। अब मैंने बताया ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। सो आप सिंपल डाउनलोड नाउ पे जाओ और ये वर्कबेंच बस डाउनलोड करेगा, आपको केवल फ्रंट एंड डाउनलोड करके देगा। बैक एंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सर्विस डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो आप सीक्वल का कर लो, बट आपको थोड़ा और ब्रॉड व्यू देखो तो एग्जाम करके हमारा एक टूल आता है, जैम टूल आता है। ये क्या करेगा, आपको सीक्वल अपने आप दे देगा। देखो आप क्या क्या देगा, ये PHP, मरिया डीबी, अपाचे, ठीक है, टॉम कैट सर्वर आपका दे देगा। फिर इसी में सीक्वल भी है हमारा, सीक्वल भी दे देगा, माई सीक्वल एडमिन, PHP माई एडमिन दे देगा, ठीक है। तो इसमें सीक्वल भी इंक्लूडेड रहता है और आप सीक्वल भी डायरेक्टली उसमें चला सकते हो, एक रन बटन रहता है, आप सिंपली इसे डाउनलोड करके चला सकते हो। सो आपने बैक एंड यहाँ से डाउनलोड कर लिया और फ्रंट एंड यहाँ से डाउनलोड कर लिया, वो हो गया। अब तीसरा मेथड है हमारा क्या, कि हम इसे चला सकते हैं डायरेक्टली किसी कंपाइलर में ऑनलाइन। आप गूगल पे जाके लिखो ऑनलाइन सीक्वल कंपाइलर, बहुत सारे मिल जाएंगे, इस लिंक पे भी जा सकते हो, oneCompiler.com। सो ये क्या करेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे पूरा क्वेरीज लिखोगे और खुद ही खुद सब कुछ चला देगा। सो मैं दिखाऊँ अगर, तो मैंने एक टेबल बनाने का कमांड दिया, फिर उसे व्यू करने का कमांड दिया और ये चीज़ मेरी व्यू होके आ रही है, ठीक है। सो हम यहीं पे हम देखते हैं ऊपर ऊपर ही, क्योंकि वो दोनों मेथड भी हैं, आप लोकली चला सकते हो, बट फॉर द लर्निंग पर्पज़ हम इसी टूल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको सीक्वल चल गया होगा अब तक, या फिर आप कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं विद द बेसिक पार्ट कि डेटाबेस क्या होते हैं और सीक्वल क्या होता है, ठीक है। सो डेटाबेस और सीक्वल में अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो सबसे पहले बताओ डेटा क्या होता है, कोई बताएगा कमेंट्स में, बताओ कमेंट्स में बताओ डेटा क्या होता है। सो डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन, मान लो मेरा नेम हो गया, मेरे आधार कार्ड को ले लो, आधार कार्ड है ना मेरा, आधार कार्ड है, तो उस पर क्या है, मेरा नेम है, एड्रेस है, एज है, या DOB बोल लो आप, DOB है, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एक आधार नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा जो प्राइमरी की होगा, सबका यूनिक होगा। सो एक एक चीज़ मैं देखता हूँ। नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा ABCD फॉर्मेट में। एज क्या या DOB क्या होगा, एक डेट फॉर्मेट होगा। एज अगर होता तो वो एक नंबर फॉर्मेट होता, क्योंकि एज तो ABCD में होगा नहीं, नंबर फॉर्मेट में ही होगा। सो एक डेटा हो गया जिसके अलग अलग टाइप्स हैं। सो एक डेटा है और उसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेट हो गया, नंबर हो गया,
बहुत सारे हो गए, बुलियन हो गया अगर ट्रू या फॉल्स है, ठीक है, और एक यूनिक प्राइमरी की हो गई, ये सब टाइप्स हैं। और डेटा मेरा क्या हुआ, ये नेम हो गया, जो मेरा स्टोर होगा वो डेटा होगा, शिवांश डेटा होगा, ठीक है। मेरा नेम जो फॉर्मेट शिवांश वैल्यू है वो डेटा है, एक्चुअली नेम डेटा नहीं है, शिवांश डेटा है, ठीक है। ये तो डेटा का आप फील्ड बोल सकते हो या कॉलम बोल सकते हो या आइडेंटिफायर बोल सकते हो। सो मेरा एक्चुअल डेटा क्या है, शिवांश। एड्रेस मेरा क्या है, XYZ वो है। एज क्या है मेरा, मान लो 24, तो ये है। आधार नंबर क्या है, 1234, जो भी मेरा आधार नंबर होगा वो सब होगा, ठीक है। सो हम बेसिकली इसे डेटा बोलते हैं। अब डेटाबेस का क्या काम होता है, इसे ऑर्गेनाइज रखना। आपने रजिस्टर यूज़ किया है ना, आपने देखा होगा स्कूल में रजिस्टर अटेंडेंस के लिए यूज़ होता था। तो वो क्या करता था, एक टेबल फॉर्मेट होता था, ठीक है। उसमें नेम लिखा होता था, यहाँ डेट लिखे होते थे, और जो भी आता था उसे प्रेजेंट या एब्सेंट लगाते जाते थे हम। नेम रहता था, प्रेजेंट एब्सेंट लगाते जाते थे हम। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं बाद में बहुत ईजिली मैनेज कर पाऊँगा, ईजी कर पाऊँगा। अब मान लो एक जगह मैं नाम लिखता जो भी प्रेजेंट है सबका, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। बट एक टेबल बना दिया तो इससे क्या हो गया, ये हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो गई। कि मान लो अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट भी हैं, तो एक टेबल में मैं उसका देख सकता हूँ किस दिन कौन सा स्टूडेंट आया था, और इस पॉइंट पे आके मैं देख सकता हूँ, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, मेरे डेटा को ऑर्गेनाइज कर दे रहा है। और डेटाबेस का काम क्या है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। रजिस्टर हमारा क्या है, एक डेटाबेस है। बट टेक्निकल टर्म्स में देखो तो हमारे पास एक डेटाबेस चाहिए जो हमारा सारा सारा ऑनलाइन, जो भी हम बैकएंड से फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मान लो इंस्टाग्राम है आपका, इंस्टाग्राम है। सो इसमें क्या हो रहा होगा कि आपके पास एक हमारा यूज़र आ रहा होगा सबसे पहले तो, और साइन अप कर रहा होगा, यूज़र सबसे पहले तो। सो ये साइन अप किया, उसका एक यूज़र नेम है, साइन हुआ, उसका एक पासवर्ड होगा, एक ईमेल होगा, एक लाइक प्रोफाइल पिक्चर होगा, नेम होगा, ठीक है, बहुत सारी बायो होंगी, जो जो भी आप देखते हो इंस्टाग्राम पे सब कुछ होगा। सो ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे, एक डीबी में स्टोर करेंगे, एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ताकि हमारा चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। हम जब जिस चीज़ को चाहें उससे इससे लिंक कर पाएँ। मान लो एक यूज़र है, उसके 1000+ पोस्ट हैं, 1000+ पोस्ट हैं, तो इससे ही हम कैसे इस यूज़र का पोस्ट निकालेंगे। अगर मेरे पास एक पोस्ट नाम का टेबल है, तो उसमें तो सारे पोस्ट होंगे, पर इसको आइडेंटिफाई करें कि ये इसी यूज़र का पोस्ट है, ताकि जब आप प्रोफाइल वाला सेक्शन खोलो तो आप ही के सारे पोस्ट निकल के आए। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ करना, कितने लाइक्स हैं एक पोस्ट पे, कितने कमेंट्स हैं, किसने कमेंट किया है, क्या रिप्लाईज हैं उनके, ये सारा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, डीबी करता है, ठीक है। और डेटाबेस का काम क्या है, यही चीज़ स्टोर करना, हमारे जो भी डेटा है उसको स्टोर करना, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। जिसमें हम डेटा रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं डेटाबेस। अब दो चीज़ें आती हैं, DBMS और RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो जब भी आप डेटा रखते हो तो उसको मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट और सर्वर होते हैं। सो क्लाइंट और सर्वर तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि आपको क्या यूज़ करना है, कैसे चाहिए एक UI कि आपका काम आसानी से हो। वो क्लाइंट एक अच्छा सा बना होना चाहिए, तभी तो आप सब चीज़ यूज़ कर पाओ। या फिर आपको सारे SQL कमांड्स हो, या फिर सारे लाइक हमारा जो भी SQL क्वेरीज हैं, या फिर जो भी हमारे कमांड लाइन के पूरे सिंटेक्स हैं वो याद हो। ऐसा तो कर नहीं सकते हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, आपको ये सारा कुछ बना के देता है कि आप सीधे डेटा डालो। अब तो इतना पीछे का लॉजिक, पूरा डेटाबेस बनाना, ये सब काम अलग है। जैसे मान लो आपका रजिस्टर वाला एग्जांपल अगर हम देखें, सो आप रजिस्टर बनाते नहीं हो, सीधे एक रजिस्टर खरीद के लाते हो, अटेंडेंस रजिस्टर, और उसमें आप सारा डेटा डाल देते हो, नाम लिख देते हो, ठीक है। अब रजिस्टर बनाने बैठते हो, क्या बनाओगे तो फिर टाइम लगेगा, या फिर उतना अच्छा नहीं बनेगा। बट जो बना बनाया चीज़ है वही यूज़ कर लो। तो रजिस्टर जो बनाने वाली कंपनी है वो क्या है, DBMS है। क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है हमें। इस हमारे टेक्निकल टर्म में क्या हो गया, MySQL, PostgreSQL और ओरेकल, ये दोनों मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होते हैं। ओरेकल भी बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है। और ये सारे, इसके अलावा MongoDB भी है, CockroachDB भी है, ठीक है, कैसेंड्रा है। सो बहुत सारे DB और भी हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, RDBMS। अब अगला टॉपिक ये आएगा, डिफरेंस की बात आई तो। सो जो भी हमारा टेबल है वो रिलेशनशिप्स में स्टोर हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अब आ जाओ थोड़ा और देखते हैं और कि क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस और क्या होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सो जब भी हम किसी भी लाइक डेटाबेस पे आए, मान लो हम, ठीक है। अब दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, कि आपको डेटा ऑर्गेनाइज्ड रखना है, या फिर स्ट्रक्चर उसका पता है आपको, स्ट्रक्चर पता है आपको, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड रखना है। और अनऑर्गेनाइज्ड, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड नहीं, अनस्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, अनस्ट्रक्चर्ड रखना है, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक ऐसा डेटा है कि जिसमें फिक्स है कि मैं तीन ही चीज़ पूछूंगा, एक आपका नेम,
एक आपका एज और एक आपका मान लो फादर्स नेम, ठीक है। तीन ही चीज़ मैं पूछने वाला हूँ हर बार, कोई भी यूज़र आए वो यही तीन चीज़ पूछूंगा मैं। और एक तो हुई कि कुछ भी मैं 5 चीज़ें भी यूज़र डाल सकता है, कोई यूज़र 6 चीज़ डाल सकता है, कोई यूज़र 7 चीज़ डाल सकता है, या अनऑर्गेनाइज्ड हो गया या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। सो इसमें हम क्या करते हैं, अभी तो इनमें भी इतनी पावर आ गई है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बट जब भी हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक टेबल फॉर्मेट चाहिए, सो हम क्या करते हैं उसमें सीक्वल बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, नो सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे मोंगोडीबी, ठीक है, एटलेसियन, और इसके एग्जांपल क्या हो गया, एटलेसियन बोल रहा हूँ मैं, कैसेंड्रा और मोंगोडीबी, और इसके एग्जांपल क्या हो गए, पोस्टग्रेसक्यूएल और हमारा सीक्वल बोल लो आप, ओरेकल बोल लो, ये सारे हो गए। सो जब भी टेबुलर फॉर्मेट में रखना है तो ये, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हम कैसे रखते हैं, जेसन फॉर्मेट में रखते हैं। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, मान लो नेम लिखा, ऐसे एक की वैल्यू पेयर में रखेंगे, एक नेम लिख दिया, ठीक है, एज लिख दिया, एज लिख दिया 18, ठीक है। अब मान लो एक यूज़र ने ये डेटा दिया, दूसरे यूज़र में नेम, एज और एड्रेस तीन चीज़ चाहिए, तो मैं अब उसमें ये चीज़ भी की वैल्यूज़ पेयर में रख दूंगा। फिर अगले में मुझे मान लो नेम, एज और बहुत सी 4-5 चीज़ें और चाहिए, सो ये सब चीज़ें आराम से मैं इसमें रख सकता हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड है, नो सीक्वल है, बट सीक्वल में मुझे हर एक चीज़ करनी पड़ेगी प्रॉपर ऑर्गेनाइज। हालांकि बहुत सी चीज़ें इसमें भी हैं, नॉट नल हो सकता है, नल हो सकता है, ठीक है। इसमें आप अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करके हर एक चीज़ बना सकते हो, एड्रेस का अलग टेबल बना के लिंक कर दिया यूज़र से। सो सारी चीज़ों के शॉर्टकम्स हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फास्ट बना देता है ये चीज़ों को, जिसकी वजह से हम सीक्वल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, ठीक है। सो अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस बताऊं तो जिसमें हम टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, RDBMS बोलते हैं। और SQL क्या होती है, जो कि RDBMS से इंटरेक्ट करती है। अब एक लैंग्वेज चाहिए कि आपको, मान लो आपने एक डेटाबेस बना दिया, अब उसमें कैसे लिखोगे, ऐसा थोड़ी आप हिंदी में टाइप करोगे या इंग्लिश में टाइप करोगे, हिंदी इंग्लिश में तो नहीं लिखोगे ना कि एक टेबल बना दो या मेक अ टेबल। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बनाई गई है जो सबके लिए यूनिवर्सल है, कि सब लोग यही मेथड यूज़ करेंगे, कहीं भी आप जाओ, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ लेके आना है तो लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मान लो ABC टेबल है, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC। तो ये क्या करेगा, सारी चीज़ें, स्टार मतलब ऑल, सेलेक्ट मतलब ढूंढ के लाओ, फ्रॉम मतलब कहाँ से, टेबल, ये फॉर्मेट ही है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। और इसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज बना के दे दिया कि कोई चीज़ लेके आनी हो ऐसे करो, कोई डेटाबेस करना है, बनाना है, तो क्रिएट DB लिख दो, क्रिएट DB या ABC, जो भी आपका DB का नाम है वो दे दो। सो आपका DB क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर जाओ, उसमें सेलेक्ट करो, उसमें से कोई चीज़ लेके आओ, कोई भी। अभी हम सीक्वल, यही जो ये लैंग्वेज है ना, ये पढ़ने वाले हैं कि DB के साथ, RDBMS के साथ, टू बी मोर प्रिसाइज, RDBMS के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सीक्वल की मदद से करते हैं। और सीक्वल ही क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है जिसमें हम सारा कोड लिखते हैं कि हमारा डेटाबेस में सारा इनपुट हो, आउटपुट हो, और सब चीज़ें मैनेज हो पाए, हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर मैनेज हो पाए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरे पास डेटा था, एक बार समराइज़ करते हैं। तो मुझे एक डेटाबेस चाहिए ताकि ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। अब डेटाबेस में दो ऑप्शन थे मेरे पास, सीक्वल और नो सीक्वल, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा अभी तक। अब सीक्वल और नो सीक्वल की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, तो अब मेरे पास एक सीक्वल टेबल आया, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या RDBMS आप बोल दो, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो RDBMS था, और नॉन RDBMS बोल दो अभी के लिए, RDBMS बोल दो इसे। अब इसको चलाने के लिए मुझे सीक्वल एक लैंग्वेज चाहिए जिससे ये सारा चीज़ करूँ कि DB में मेरा सारा डेटा फिट हो पाए। तो ये मेरा पूरा फ्लो चार्ट चला। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करवाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। सो आपको पता लगा क्या, एक डेटा था, एक डेटाबेस था, ठीक है, एक डेटा था, एक डेटाबेस था, उसके अंदर हमें DBMS एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, उसके अंदर एक RDBMS होता है जिसको चलाने के लिए मुझे सीक्वल चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, और ये क्या करता है, हमारे में सारा डेटा वेटा आराम से डाल देगा, ठीक है। अब इसकी क्वेरीज क्या होती हैं सीक्वल की, जैसे मैंने बताया, ऐसे कुछ फॉर्मेट होता है, और हमारा जो भी टेबल होगा उसके अंदर से ये डेटा लेके आएगा। अभी टेबल और डेटाबेस वगैरह हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो आई होप इतना बेसिक सा आपको समझ आ गया होगा कि सीक्वल क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। इंटरव्यूअर पूछेगा तो बता लोगे, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप इजीली इन्हें पढ़ सकते हो, और एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है, इंटरव्यू से पहले। सो आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, डेटाबेस बेसिक्स और डेटा मॉडल्स, ठीक है। सो हमने देखा क्या कि डेटा था, डेटाबेस था, ठीक है, RDBMS था,
उसको उस पर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए था, SQL चाहिए था। इतना चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब RDBMS में हम आओगे ना, जब भी हमारा डेटाबेस है उसमें हमने एक फॉर्मेट बना रखा है बड़ा सा, ताकि हम सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर पाएँ। जैसे आपने रजिस्टर की बात हम अभी कर रहे थे ना, जो अटेंडेंस रजिस्टर थी, तो उसमें क्या था, आप मंथ वाइज पेज बनाते हो, मंथ वाइज, और उसमें डे वाइज रहती हैं चीज़ें, फिर उसमें नीचे टोटल कितने लोग आए, कितने % आए, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, रजिस्टर की बात करें हम, अटेंडेंस रजिस्टर की बात करें तो ठीक है। सो इसी तरह हमारे डेटाबेस में भी क्या है, सबसे पहले होता है डेटाबेस, कि डेटाबेस का नाम क्या है, मल्टीपल डेटाबेसेस रह सकते हैं। अब इसके अंदर आते हैं टेबल्स बहुत सारे, जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, कंपनी 1, कंपनी 2 का डेटाबेस है मान लो, इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स रहेंगे। टेबल्स क्या होता है, टेबल आपको अगर जनरल वे में भी पता हो तो रोज़ रहते हैं उसमें और कॉलम्स रहते हैं, ये बना दिया मैंने टेबल। अब रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, सबको पता है। कॉलम मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज़ वर्टिकल वाले को बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को कॉलम्स बोलते हैं। तो कॉलम्स है मेरे और रोज़ है मेरे, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। टेबल में क्या होते हैं, रोज़। सो अगर आप टेबल एक मैं बनाऊँ यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, छोटा सा ही बनाता हूँ मैं, 2-3 डेटा रख लेता हूँ उसमें। तो मान लो ऊपर क्या था मेरा, नेम, एज और मोबाइल, 3 चीज़ें मैं रखता हूँ इस टेबल में। सो ये क्या हुआ मेरा, एक मान लो स्टूडेंट टेबल हो गया, स्टूडेंट। तो मान लो मैंने एक कंपनी खोली, एलिवेटिफायर नाम की कंपनी है, उसने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया एलिवेटिफायर नाम के, जिसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर ये टेबल है। अब इसके कॉलम्स को क्या बोलोगे आप, एट्रीब्यूट, कि आपको 3 चीज़ें चाहिए इसमें, नेम, एज और टेबल, मोबाइल नंबर। और इसमें जो भी डेटा आप डालोगे उसे क्या बोलोगे, मान लो मैंने नेम लिखा शिवांश, एज लिखा 18 और मोबाइल नंबर ABCD जो भी, अब मान लो 10 डिजिट का नंबर ले लिया, 9252 जो भी। सो ये क्या है, मेरा एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। सो कॉलम में क्या होता है मेरा, एक्चुअल डेटा, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब डेटा, ठीक है। तो एक रो में क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जिसे हम डेटा बोलते हैं। कॉलम में क्या होता है, फील्ड एट्रीब्यूट, कि क्या क्या आपको चाहिए, नेम, एज, मोबाइल, और भी अगर 3-4 कॉलम होते हैं तो वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट, डेटा का नाम क्या दे रहे हो आप, उसे क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड, एक एट्रीब्यूट होगा और उसके अंदर मेरा रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, इतना समझ आया, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी वापस से इसे लिख लेते हैं, मेरे कंपनी का नाम, ठीक है। अब इसके अंदर स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप घर बनाते हो तो आपको क्या चाहिए, एक मैप चाहिए कि कहाँ पे क्या रूम होगा। ये घर बनाया तो मेरा एक डाइनिंग हॉल यहाँ होगा, मेरा एक रूम यहाँ होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ से एंट्री होगी। सो ऐसे करके आप एक स्कीमा बनाते हो। तो जब भी मैंने एलिवेटिफायर जिसकी मैं बात कर रहा था उसके लिए स्कीमा बनाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, एक DB है मेरे पास, मान लो एलिवेटिफायर DB। इसके अंदर क्या क्या टेबल्स मुझे चाहिए, तो सबसे पहले मान लो मुझे स्टूडेंट टेबल चाहिए, जिसमें मैं स्टूडेंट का नेम रखूँगा, एज रखूँगा और मोबाइल रखूँगा, ठीक है। दूसरा मैंने कोर्सेज नाम का एक टेबल बनाया, कि जो जो कोर्सेज हमारे कंपनी में हैं, ठीक है। एक ये एडटेक प्लेटफॉर्म है, एड्यूटेक प्लेटफॉर्म है। सो एक तो स्टूडेंट्स का डेटा है, एक कोर्सेज के डेटा है। तो कोर्सेज में क्या है, कोर्स नेम हो गया, कोर्स में कितने वीडियोज़ हैं उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका ड्यूरेशन हो गया, ये सब हो गया। दूसरा फीस या इनरोलमेंट बोल लो, इनरोलमेंट बोल लो। सो इनरोलमेंट में क्या क्या हो जाएगा, मान लो कि कौन से कोर्स में कौन सा स्टूडेंट इनरोल है, किस टाइम तक के लिए इनरोल्ड है, कितने प्राइस में इनरोल्ड है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, स्कीमा बना दिया है। यहाँ पे आपने क्या देखा, एक स्कीमा देखा, कि मैंने एक बेसिक सा स्कीमा बना दिया। अब इस स्कीमा को यूज़ करके मैं क्या बनाऊँगा, एक टेबल बनाऊँगा। इस स्कीमा को यूज़ करके मैं क्या बनाऊँगा, टेबल बनाऊँगा। अभी तक तो ब्लूप्रिंट है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया कॉलम्स को क्या बोलते हैं हम, बताओ, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ना। हाँ, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं और रोज़ को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। तो टेबल बनाया, स्कीमा से हमने एट्रीब्यूट्स डिसाइड किए और उससे कॉलम्स बनाए और उसमें डेटा डाल के हम रोज़ बढ़ाते जाएंगे उसमें, ठीक है। सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब प्राइमरी की और फॉरेन की देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। अब मान लो मुझे इसी टेबल में आता हूँ मैं, ठीक है, वापस से इसी टेबल में आता हूँ। इस टेबल में क्या था कि मेरा जो स्टूडेंट था वो हो सकता है शिवांश नाम के 4 स्टूडेंट हों। तो मैं क्या करूँगा, या तो मोबाइल नंबर को प्राइमरी की मान लूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर सबका कॉमन होगा। मान लो एक ही पेरेंट है, उसके 2 स्टूडेंट हैं, या फिर 2 दोस्त हैं जिन्होंने सेम मोबाइल नंबर डाल दिया और उनका नाम भी सेम है। तो वो तो एक चीज़ हमारी, कि हम एक चीज़ यूनिक रखेंगे हमेशा अपने डेटाबेस में, ताकि मैं जब चाहूँ इस यूनिक की मदद से, इस यूनिक चाबी की मदद से अपने इस डेटा पे पहुँच पाऊँ। कुछ भी हो सकता है, आईडी हो सकता है, 1 2 3 4 रख लो आप, असेंडिंग ऑर्डर, या एक बड़ा सा नंबर रख लो, या टाइम स्टैम्प रख लो,
जो भी चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। सो एक यूनिक की रहती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। सो ये यूनिकली क्या करती है, इस पूरे डेटा को बताएगी। मान लो ये टेबल है, इसमें शिवांश नाम के हज़ारों लोग हैं, शिवांश नाम के हज़ारों लोग हैं। सो सबकी आईडी क्या होगी, अलग होगी। इसकी आईडी 1, इसकी आईडी 2, इसकी आईडी 3, इसकी आईडी 4। ताकि जब मुझे मान लो इस शिवांश नंबर 2 ने क्या किया है कि कोर्स नंबर 2 में मान लो वेब डेवलपमेंट और सिस्टम डिज़ाइन में लिया है, तो इसको मुझे पता लग पाए कि हाँ ये सेकेंड आईडी वाला स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है, सब कुछ इस दोनों कोर्स में है, बाकी सब कोर्स 1 कोर्स 3 अलग अलग कोर्सेज में है, लेकिन इसने 2 कोर्सेज लिए हैं। समझ पा रहे हो, थोड़ा दिमाग से सोचो। सो एक यूनिक आइडेंटिफाई करता है ये प्राइमरी की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोर्सेज के अंदर मान लो मुझे देखना है कि ये कोर्स है, इसमें कौन से इनरोल्ड है, ये वाला देखो इनरोलमेंट वाला टेबल। तो इनरोलमेंट टेबल में मान लो मेरे पास 2 ही कॉलम है, एक तो कोर्स और एक स्टूडेंट, कि कौन से कोर्स में। अब जैसे इसमें हमारी प्राइमरी की थी ना स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल में हमारी प्राइमरी की थी, वैसे ही कोर्स टेबल में हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है। मान लो इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं 50, और सबकी प्राइमरी कीज 1 2 3 4 5 6 से लेके 50 तक है। सो मैं देखूंगा कि स्टूडेंट नंबर 4 कौन से कोर्स में इनरोल्ड है, मान लो थर्ड कोर्स में इनरोल्ड है, ठीक है। कोर्स नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो फोर्थ भी कोर्स में इनरोल्ड है या फर्स्ट कोर्स में इनरोल्ड है। सो ये क्या हो गया, इसके लिए फॉरेन की हो गई, ठीक है। और ये क्या होगी, मेरी प्राइमरी की होगी। सो हम प्राइमरी की और फॉरेन की में भी और आगे जाके देखेंगे डिफरेंसेस, बट अभी के लिए प्राइमरी क्या क्या होगी कि यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, और फॉरेन की क्या हो गई, ये एक अदर टेबल को लिंक करता है। जैसे हमने 2 टेबल को लिंक किया ना, तो एक के लिए वो प्राइमरी थी की थी और दूसरे के लिए वो फॉरेन की हो गई, ठीक है। इसमें ये जो चीज़ हुई ये फॉरेन की हो गई। अभी हम इसको जब हम देखेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की, तो थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं, बट अभी के लिए आपको इतना समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी की क्या होती है, और मेन एम यही था कि हम प्राइमरी की समझ पाएँ। अगली चीज़ है ईआर डायग्राम। अब मान लो मैंने जैसे अभी यहाँ पे 3 चीज़ें बताई ना, तो इसी में अगर मैं एरोज बना देता कि ये जो प्राइमरी की है ये यहाँ पे गई है, इस कोर्स की जो आईडी है वो यहाँ गई है, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी जैसे भी है आप समझ जाओ। सो इसमें थोड़ा टेबल्स को हम क्या करते हैं और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बना देते हैं कि स्टूडेंट है और कोर्सेज हैं, तो एक स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल्ड होगा, ठीक है। ये मेरा बड़ा सा डीबी है पूरा, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर मेरा एड्रेस टेबल भी है, मान लो एक टेबल है जिसमें मैं बस एड्रेसेस स्टोर कर रहा हूँ, एक टेबल है जिसमें मैं स्टूडेंट का सारा वेरीफाइड डेटा स्टोर कर रहा हूँ। कोर्सेज में क्या हो गया, एक मान लो 2-3 टेबल है, एक तो लेक्चर टेबल है, एक हमारा एनरोलमेंट टेबल है। सो ये अलग अलग टेबल्स में मैं सब कुछ लिंक करके एक ईआर डायग्राम बनाऊंगा। ईआर डायग्राम क्या बोलते हैं इसे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अरे स्पेलिंग थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो एंटिटीज़ हैं बहुत सारी, और उसमें क्या क्या रिलेशन है, कौन सा किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, कौन सा किस तरह से कनेक्टेड है, ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, ईआर डायग्राम से। ये डायग्राम भेज दो किसी को तो डेवलपर समझ जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह से किस चीज़ से लिंक है। सो ईआर डायग्राम ये होता है हमारा, है ना। सो आप बेसिक सा एक समझ गए कि कैसे हम डेटाबेस बेसिक्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। अब एक टेबल हमने देखा, और ये रहा मेरा, हाँ चलो अब देख लेते हैं यहीं पे एंटिटी डायग्राम। सो एक स्टूडेंट है, उसमें एक एनरोलमेंट टेबल है और एक कोर्सेज है। सो एनरोलमेंट टेबल में हम कोर्सेज का भी डेटा रख रहे हैं, स्टूडेंट का भी डेटा रख रहे हैं। इसमें प्राइमरी क्या है, कोर्स आईडी, इसमें प्राइमरी क्या है, स्टूडेंट आईडी, वही 1 2 3 4 आप कुछ भी दे सकते हो। और इसमें भी कोर्स आईडी 1 2 3 4, और एक बड़ा सा टेबल है जिसमें हमारा क्या है, ये सारा लिंकेज किया है मैंने, ठीक है। ये सारा लिंकेज किया है 1 2 3 की फर्स्ट स्टूडेंट नंबर 2 और 3 वाले कोर्स में एनरोल्ड है। सो ऐसे करके आप ईआर डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। सो हमने बेसिक ऑफ डेटाबेस देख लिया, ईआर डायग्राम वगैरह देख लिया। अब आते हैं मेन एसक्यूएल क्वेरीज रन करने पे। एसक्यूएल की क्वेरीज रन करेंगे अब हम, ठीक है। सो अब यहाँ से मेन सीक्वल शुरू हो रहा है। अभी तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, टर्मिनोलॉजीज थे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे आप डेटाबेस बनाते हो, कैसे आप डेटाबेस में टेबल्स रखते हो, कैसे आप डेटा में एंट्रीज डालते हो डीबी में, उसके कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, और हम यहाँ से कोड करना भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे सारी सीक्वल क्वेरीज। सबसे पहले तो मैंने बताया एसक्यूएल होता है, उसमें आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो कि क्या करती है, यूनिवर्सल होती है, ठीक है। यूनिवर्सल होती है, सब लोग यही यूज़ करते हैं जब भी कुछ टेबल में हमें डालना है। अब आपके टीचर हैं, उनकी राइटिंग अलग है, लेकिन वो इंग्लिश में ही आपका नेम डालते हैं, पी या ए डालते हैं, ताकि आप प्रेजेंट या एब्सेंट देख पाओ। तो टेबल में भी चीज़ें आप डिफाइन करते हो कि कॉलम होगा, उसमें ये वैल्यूज़ पड़ेंगी, ठीक है। डालने का तरीका है क्या, इंसर्ट एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है। सेलेक्ट ऑपरेशन होता है देखने का तरीका, अपडेट ऑपरेशन होता है उसे दोबारा से चेंज करने का तरीका। सो अलग अलग हमारे पास
लाइक तरीके होते हैं सीक्वल में। अभी हम एक एक करके वो सारे तरीके देखेंगे, ठीक है। तो अब जब भी आप डेटाबेस क्रिएट कर लेते हो, सबसे पहले तो मैंने बताया, मान लो आपका एक बड़ा सा सर्वर है। सर्वर मतलब एक स्पेस है, एक स्पेस है। इसमें क्या है, बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, कंपनी 3 है, सबका डेटाबेस अलग अलग है, DB1 DB2 DB3 मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर डेटाबेस तो आपने बोला ना, C1 डेटाबेस है, C2 डेटाबेस है, C3 डेटाबेस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने सर्वर में डेटाबेस बनाओगे, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने का तरीका क्या है, क्रिएट लिखो, स्पेस दो, डेटाबेस लिखो, स्पेस दो, और नाम दे दो यहाँ पे कुछ भी, कंपनी 1 कंपनी 2 और एक सेमी कॉलन लगा दो। इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ। अब ऐसे ही करके आप 3 डेटाबेस बनाया, आपने लिखा क्रिएट, स्मॉल लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, ये कीवर्ड्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है। अब डेटाबेस नाम से ही आप डेटाबेस नहीं बना सकते हो, या बना भी सकते हो, बट वो सिंटेक्स हमारा एक प्रॉपर वे में चलेगा कि क्रिएट डेटाबेस लिखा। अब इसके बाद से आपको एक नेम देना है, या फिर एरर आ जाएगा कुछ, ठीक है, अगर आपने नेम नहीं दिया तो, ठीक है। मान लो मैंने ABC दे दिया एक पहला डेटाबेस, फिर क्रिएट डेटाबेस सेम ऊपर वाला PQR दे दिया, और क्रिएट डेटाबेस XYZ दे दिया। तो 3 डेटाबेस बन गए मेरे पास। अब यूज़ कौन से डेटाबेस को करना है वो मुझे बताना पड़ेगा, दूसरा स्टेप, ठीक है, यूज़ डेटाबेस। तो अब मैं क्या करूँगा, यूज़ लिखूंगा और उसके बाद ABC लिख दूंगा, तो मैं ABC डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर चला गया, ठीक है। PQR लिख दिया तो PQR डेटाबेस के अंदर चला गया, ठीक है। सो ये आपका हो गया। या एक तरीका और है आपके पास कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक एक करके जाना पड़ेगा टेबल के अंदर। अभी मैं वो आगे बताता हूँ कि आप ABC डॉट टेबल का नाम लिख सकते हो। मान लो टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो ऐसे भी करके आप गेट कर सकते हो। अगर 3 डेटाबेस हैं तो डेटाबेस का नाम डॉट करके आप उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन कि क्या सर्वर है, उसकी क्या लाइक अलग अलग चेंजेस हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और आई, जो अभी मैंने बोला, क्या आई कि हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। एक तो सीक्वल हो गया, माई सीक्वल बोल दो जिसे, सीक्वल तो हमारा ग्लोबल हो गया, इसके अंदर माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस क्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस क्यूएल हो गया, ठीक है, ओरेकल हो गया। ओवरऑल इनका SQL ही फॉर्मेट होता है, लेकिन कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जिनमें अलग अलग मेथड्स कॉल होते हैं, या कुछ कुछ सिंटेक्स के चेंजेस होते हैं। कुछ कुछ और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, सीक्वल को और मॉडिफाई करके अपना, वही अंदर तो सारा सीक्वल पे ही चल रहा होगा, बट थोड़ा सिंटेक्स मॉडिफाई कर दिया सीक्वल वाला, समझ पा रहे हो। अलग अलग मेथड्स होते हैं, कुछ कुछ में ये एप्लीकेबल होता है, वर्केबल होता है, वरना यूज़ वाला तो सब में होता है। जो ग्लोबल चीज़ है वो तो सब में वर्क करेगी, ठीक है। अब आते हैं हम वापस से किस पे, अपने कंपाइलर पे, ठीक है। कंपाइलर पे हम क्या करेंगे, सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसे हाइड करता हूँ थोड़ा सा, कोलैप्स द रिबन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे मान लो टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट DB लिखूँगा, और उसके बाद से मैं सारा कुछ यहाँ पे टेबल बना सकता हूँ। तो मैं अपना एक बार वापस से कंपाइलर खोलता हूँ ऑनलाइन, और देखो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन कंपाइलर है, तो इसमें ऑलरेडी एक ही DB होगा ऑब्वियसली, जो भी इन्होंने अंदर ही अंदर किया होगा। बट हाँ, आपको डायरेक्टली टेबल बनाना है अब इसमें, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर सीक्वल का वर्कबेंच लोकल पे यूज़ कर रहे हो तो आपको DB बनाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग DBs रख सकते हो लोकली, पर ये ऑनलाइन साइट है तो इसमें एक ही DB देंगे, ये हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्रिएट स्टूडेंट लिखा या क्रिएट टेबल लिखा, और स्टूडेंट नाम का एक टेबल दे दिया। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, आप सबसे पहले लिखोगे क्रिएट, ठीक है, क्रिएट तो हमारा हो गया, ठीक है। क्रिएट टेबल लिख दिया मैंने, क्रिएट टेबल। अब इसके बाद जो भी आप नाम दे सकते हो, स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट टेबल नाम हुआ मेरा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स दे दिया। अब एक ओपन करूँगा मेरा स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर सारे फील्ड्स दूंगा, एट्रीब्यूट्स जिसे हम बोले थे, जो कॉलम्स के नेम होंगे मेरे। यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में भी लिख सकते हो आप, एंटर करके भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। टैब भी दे सकते हो आप, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एंड कैसे करना पड़ेगा, सेमी कॉलन से, ये मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फील्ड दे सकता हूँ जैसे इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी भी फील्ड में हम स्पेस वगैरह नहीं देते हैं, जनरल नाम लिखो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट ID नाम का मेरा एक टेबल का कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसका टाइप देते हैं हम, डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, इंट होता है, बुलियन होता है, वेरकैर होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, डेट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप्स हो गया। उसके बाद से आप कंस्ट्रेंट्स देते हो। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि आप प्रिवेंट करते हो कि कोई गलत डेटा ना डाल दे इसमें। तो मान लो इसका स्टूडेंट ID मेरा क्या हो गया, इंट टाइप का हो गया, ठीक है, इंट टाइप का हो गया, इंट टाइप का एक स्टूडेंट डेटा टेबल का कॉलम हो गया। अब इसके अंदर इसको मैंने कंस्ट्रेंट क्या दिया, 3 कंस्ट्रेंट मोस्टली यूज़ होते हैं। प्राइमरी की मैंने बोला कि एक यूनिक की होती है जो कि इसको यूनिकली डिफाइन करेगी, तो ये मेरा प्राइमरी की हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई क्या मेरी, कि मैंने एक नेम फील्ड दिया। अगला क्या होगा, स्टूडेंट ID हो गई, स्टूडेंट नेम होगा।
नेम क्या होगा, मान लो वैर कैर, वैर कैर क्या होता है, कैरेक्टर को ही हम इसमें स्पेसिफिकली वैर कैर बोलते हैं, तो वैर कैर लिख दिया मैंने, ठीक है, वैर कैर। उसके बाद से आपको उसका साइज़ देना होता है, वैर कैर हो गया कि 50 साइज़ का वैर कैर बना दो एक, ठीक है, 50 साइज़ का एक वैर कैर बना दो, जो कि क्या होगा, नॉट नल। अब नेम आप चाहते हो कि कोई एम्प्टी नहीं छोड़ पाए, तो इसके आगे नॉट नल लिख दो, और यहाँ पे मैंने ये चीज़ गलत कर दी है, ठीक है, आपको कॉमा देना है सेमी कॉलन की जगह, ठीक है। तो ये मेरी एक अलग चीज़ आ गई, नेम हो गया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, एज ले लूँगा इंट, और एज कोई डाले ना डाले कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एज इंट लिख दूंगा डायरेक्टली, चलो टाइप ही कर लेते हैं, मैं सोच रहा था कॉपी कर लूँ, बट ठीक है, एज इंट दे दिया मैंने, ठीक है, कॉमा। फिर अगली चीज़, अब मान लो मैं एक और फील्ड दे देता हूँ, ईमेल, ईमेल जो कि क्या है मेरा, वैर कैर है, जिसका साइज़ हो सकता है 100, और ये क्या होगा, यूनिक होगा। अगला मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, UNIQUE, यूनिक की स्पेलिंग सही है ना मेरी, ठीक है, यूनिक, ठीक है। सो ये मेरा एक टेबल बन जाएगा जिसमें 4 कॉलम्स होंगे और खाली होगा अभी। अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो कुछ एरर नहीं होगा, तो मेरा ये प्रॉपरली चल जाएगा, देखो चल गया। अब टेबल तो बन चुका है, अभी कुछ आउटपुट नहीं कराया मैंने, मतलब टेबल अंदर ही अंदर बन चुका है, ठीक है। अब टेबल बन गया, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब टेबल में मुझे देखना है क्या है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इससे क्या होगा मेरा, अब एक सिंटेक्स यहाँ चला टेबल बनाने का, एक सिंटेक्स ये क्या चलेगा, सारा कुछ ले आओ, स्टार मतलब सब चीज़ ले आओ, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, जो आपने नाम दिया है ये सेम होना चाहिए। अब मैं इसे रन करूँ तो देखो आपको एक एम्प्टी टेबल दिख रही है जिसमें 4 कॉलम है, ठीक है। अब ये साइज़ पे भी डिपेंड करता है, अगर इसे भी मैं 50 कर दूँ तो इसका कॉलम भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे बड़ा दिख रहा है आपको, ईमेल्स बड़ा मतलब बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि इसका वैरकर 50 है और इसका 100 है। अब अगर मैंने इसमें सेम ईमेल डालना चाहा तो एरर आ जाएगा, अगर हमें इसे नल डाला नेम को तो एरर आ जाएगा। सो ये वैलिडेशंस भी हम लगाते लगाते चल रहे हैं। डेटा टाइप्स मैंने बता दिया, आप देख भी सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, बट आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप चाहिए तो आप वो भी चेक कर सकते हो। जेसन डेटा टाइप भी होता है इसमें, जेसन डेटा टाइप भी होता है, ठीक है। सो आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। कंस्ट्रेंट्स का क्या होता है, नॉट नल मतलब एम्प्टी नहीं हो, यूनिक मतलब डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, और प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक और नॉट नल दोनों अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अभी हम एक चीज़ फॉरेन की हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ आया। अब हमने तो टेबल बना ली, ठीक है, एक टेबल बना ली, अब इसमें डेटा डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डेटा डालते हैं अब इसमें, ठीक है। तो इंसर्ट करने का क्या होता है, सिंपल सा। अब देखो मैं इसके ऊपर ही लिखता हूँ ताकि एक बार टेबल बने, इंसर्ट हो जाए वैल्यू, फिर मैं सब कुछ सेलेक्ट करके लाऊँ। तो इंसर्ट का ऑपरेशन क्या है, देखो इंसर्ट, या फिर क्या लिखना है उसमें हमें, इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम। सो इसका ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, आपको ये याद ही करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू, स्मॉल कैपिटल मैटर नहीं करता है, पहले ही बताया मैंने, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम का टेबल है। फिर मैंने वही कर्ली ब्रेसेस बोल रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, स्टूडेंट में अब जो भी मुझे डालना है उस हिसाब से आप ऐसे करके दे सकते हो, ठीक है। कि पहले तो जो भी मेरी वैल्यूज़ थी वो डालो, स्टूडेंट ID, नेम, एज और ईमेल। तो मैंने ये क्या किया है, अब देखो ये चीज़ यूनिक है लेकिन नल भी हो सकती है ईमेल, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया इसमें, स्टूडेंट ID और नेम और एज इसी ऑर्डर में दिया कि मुझे ये 3 डेटा की वैल्यूज़ डालनी है। क्या डालनी है, अब वैल्यूज़ उसकी देंगे हम, कि वैल्यूज़ डालते हैं हम, वैल्यूज़, जहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे होंगी, इस ऑर्डर में होंगी, ठीक है। वैल्यूज़ हमने किया ये चीज़ 1 राहुल और 21, ठीक है। सो इन रिस्पेक्टिव फील्ड में ये डेटा डाल दो। अब मैं इसे रन करूँ और सेलेक्ट करके लाऊँ तो 3 डेटा मेरे पास आ गया। देखो पहला तो एक स्टूडेंट ID आ गई, दूसरा मेरा एज आ गया, और ईमेल नल आया मेरा क्योंकि मैंने कुछ डाला ही नहीं था, और ये सारी चीज़ें हो गई मेरे पास, ठीक है। अब एक चीज़ और आप कर सकते हो, ChatGPT खोल लेते हैं साथ ही साथ, और आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, कि ऐड 4 डेटा इन दिस टेबल, ठीक है। थोड़ा टाइम बचाने के लिए करते हैं हम, कि हमने उसे टेबल दिया, ठीक है, टेबल बना लिया, अब इनिशियल वैल्यू ये डाल दिया। अब आप ऐसे करके डायरेक्टली 4 वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, देखो कॉमा कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। सो थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम AI का यूज़ करते हैं और थोड़ा डेटा और जल्दी जल्दी डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये सारा कुछ मैंने यार हटा दिया, तो ये पूरा ही डाल देते हैं कोड, ठीक है। सो इसने थोड़ा कमेंट वगैरह भी लगा दिया। अब कमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूशन के टाइम में आपने अगर डबल डैश डाल दिया तो वो लाइन रन नहीं होगी, ठीक है। सो ये कमेंट्स हो गए मेरे, फॉर रेफरेंस होता है कि आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, क्रिएट किया सारा कुछ, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट से क्या हुआ, इस ऑर्डर में एक वैल्यू गई, 4 वैल्यूज़ और डालनी है तो क्या होगा, मैं कॉमा कर करके इस ऑर्डर में ही
डाल सकता हूँ। मैं रन करूँ तो मेरे टेबल में चारों वैल्यूज़ फेच होके आनी चाहिए और 5 आएगी एग्जैक्टली, क्योंकि हमने पहले एक राहुल डाला है और नीचे। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, ID करके दोबारा से रन करता हूँ, तो एरर आएगा हमारे पास। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा प्राइमरी की एक स्टूडेंट्स टेबल में ऑलरेडी बन चुका है 1 से, तो अब दोबारा से आप 1 नहीं यूज़ कर सकते हो, 9 यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आपके पास एरर्स आएंगे जिससे आप वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेरे टेबल की वैलिडेशंस भी सारी हो रही हैं, तो मैंने ये चीज़ करके रन करके देख ली, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। अपडेट करने के लिए सिंपल आप क्या करो, अपडेट स्टूडेंट्स, मतलब अपडेट डेटाबेस का नाम सेट कर दो, क्या, एज इक्वल टू 22, और लाइक जो भी जहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी। अब मैंने बताया आपको, हमारा जो भी प्राइमरी की होगा, जो भी हमारा प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के आगे आप सारा ऑपरेशन करोगे, उसी से यूनिकली देख रहे हो, वो एक आईडी टाइप की होगी, आधार कार्ड हो गया उसका। अब आधार कार्ड हर जगह वैलिड है, उससे आप उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। तो इससे मुझे पता चल जाएगा स्टूडेंट का एड्रेस क्या है जिसकी ID 1 है। अब उसमें जो भी मुझे चेंज करना है वो सारा हम डाल सकते हैं। तो चलो अगेन हम यूज़ करते हैं, राइट मी द कमांड्स फॉर अपडेट, और क्या था, डिलीट, और क्या था हमारे पास, दो चीज़ें हमने देखी थी ना, ट्रंकेट। ट्रंकेट को हम बाद में देखते हैं, अपडेट और डिलीट देखते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो हमने कुछ और कमांड्स इससे लिखवाते हैं जिससे हम थोड़ा रेफरेंस ले पाएँ कि क्या होता है हमारे पास अपडेट कमांड और क्या होता है हमारे पास डिलीट कमांड। सो देखो, अगर आपको लाइक स्टूडेंट जिसकी ID 1 है उसका एज अपडेट करना है, तो सिंपल इंग्लिश टाइप का ही है, लेकिन एक फॉर्मेट में चल रहा है इंग्लिश भी। आप अगर देखो तो कि क्या फॉर्मेट में जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर करके ये वैल्यू डाल दी कि अपडेट कर दो स्टूडेंट्स टेबल पे और सेट करो वैल्यू एज की 22 जहाँ पे स्टूडेंट ID 1 है, ठीक है। अब मैं रन करूँ तो अभी अगर आप देखो तो स्टूडेंट ID 1 जहाँ पे है वहाँ पे एज क्या है, 21 है, एज 21 है। राहुल की एज क्या है, 21 है। अब मैं रन करता हूँ तो राहुल की एज क्या आनी चाहिए, 22, देखो 22 आ गई। पहले तो हमने 21 सेट करके डाला, उसे अपडेट कर दिया, 22 कर दिया, ठीक है। ये अपडेट का ऑपरेशन हुआ। अब मान लो आपको पता है प्रिया का नाम एक ही बार यूज़ हुआ है, तो आप यूज़ करके इसे यहाँ पे ऐसे प्रिया का भी डाल सकते हो डायरेक्टली, बट आप ट्राई करो कि ऐसा फील्ड यूज़ करो कि आपका वो यूनिकली हो, जो भी फील्ड यूज़ कर रहे हो। तो स्टूडेंट ID प्राइमरी की थी, यूनिक होगी, तो आपने डायरेक्टली कर लिया। अब मान लो यहाँ पे 2 प्रिया होते तो क्या होता है, चलो देखते हैं, 2 प्रिया होते तो क्या होता, उन दोनों का ईमेल चेंज हो जाता या एक का होता, ठीक है। देखो पहले वाले का बस इसने चेंज किया है। सो जब भी आपका एक नेम से देखोगे तो पहला डेटा का नेम चेंज हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चाहिए कि आप इस वाले प्रिया का चेंज करो तो या तो इसकी स्टूडेंट ID दे दो या 2 फील्ड लगा दो, एंड एज इज इक्वल टू 21 हो, तभी इसका चेंज करो, ठीक है। तो अब मैं रन करूँ अगर, तो पहले वाले का नहीं दूसरे वाले का चेंज होना चाहिए, प्रिया न्यू हो गया, ठीक है। और पहले वाले का प्रिया ही था तो उसका प्रिया ही रह गया, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप थोड़ा देख सकते हो, अपने हिसाब से सोच सकते हो। अपडेट आपको समझ आया। और डिलीट करने से क्या होगा, देखो पहले तो आप टेबल डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। पहले तो टेबल डिलीट नहीं करोगे वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। अब डिलीट करने का ऑपरेशन क्या करता है सिंटेक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद से कंडीशन दे सकते हो। सो मैंने क्या किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू अमित, जहाँ भी अमित नाम है डिलीट कर दो उसे, ठीक है। तो जहाँ भी अमित नाम है डिलीट कर दो उसे। तो मैंने इसे रन किया तो जहाँ भी अमित नाम है वो डिलीट हो गया। देखो 4 डेटा ही हमारे पास बचे। आप चाहो तो स्टूडेंट ID से भी कर सकते हो, और मोस्टली हमें स्टूडेंट ID से ही करना होता है, ठीक है। वेयर क्लॉज आप जैसे भी चाहो एंड करके आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इतना आपको समझ आया, करड ऑपरेशन समझ आया, क्रिएट किया हमने, अपडेट किया, डिलीट किया, और रीड तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट आपका हो गया, ठीक है। सो ये चार ऑपरेशन हमारे क्लियर हो गए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। कम्युनिटी में भी आप जाके पूछ सकते हो, कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आपको कोर्स पसंद ही आ रहा होगा यार। सो मेक श्योर टू हिट लाइक और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो अगर तुम देख रहे हो तो, क्योंकि यार मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं हम सेलेक्ट एंड फिल्टर डेटा, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरा टेबल ही उठा के ला रहे थे, ठीक है। अभी तक हम पूरा टेबल ही ले आ रहे हैं। देखो मान लो आपके टेबल में 1 करोड़ रिकॉर्ड हो तो वो सब कुछ फेच होके आएगा, लेकिन मुझे बस राहुल का रिकॉर्ड चाहिए मान लो, तो इस ये ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, अगला चीज़ क्या करेंगे, अब पूरा टेबल लाने की जगह केवल जिसका ज़रूरत है वही लाएंगे हम, ठीक है।
सो अब मान लो मुझे एक ऐसा स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसकी एज 21 से ज़्यादा है मान लो, तो सेलेक्ट स्टार मतलब सारा डेटा सेलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, वेयर कंडीशन लगा दिया मैंने, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 18, नहीं 21 कर लेते हैं, 18 से छोटा नहीं है कोई, तो हमारे पास क्या होगा, सारे एज जिसकी 21 से ज़्यादा है वो आ गए, ठीक है। वेयर नेम इज़ इक्वल टू राहुल भी आप कर सकते हो, जिसका नाम राहुल हो, नेम इज़ इक्वल टू राहुल, RAHUL सेम होना चाहिए तभी आएगा, वरना नहीं एम्प्टी आ जाएगा। तो देखो अब केवल राहुल का डेटा आ गया। सो आप जैसे भी चाहो इसको, इसके बाद एंड भी कंडीशन लगा सकते हो। एंड अगर मान लो राहुल है और उसका एज भी क्या होना चाहिए, एंड कंडीशन मतलब एज क्या होना चाहिए, मान लो अभी मैंने राहुल का एज क्या दिया है 22 दिया है, अगर मैंने राहुल का एज 25 दे दिया तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि राहुल का एज क्या है 21 है और आपके पास अगर एंड कंडीशन लगाया है तो ये क्या होगा, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैंने और लगा दिया यहाँ पे तो आ जाएगा जिसका भी एज राहुल हो और एज जिसका 25 हो। 25 की जगह अगर मैं 20 करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, दो डेटा आना चाहिए, क्योंकि अमित भी आएगा और राहुल भी आएगा। नहीं, दो डेटा नहीं आया हमारे पास, एक ही आया। क्यों, क्योंकि एज इज इक्वल टू 20 और नेम इज इक्वल टू राहुल होना चाहिए, दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो एक बार अगर हम देखें वापस से तो वेयर ये हो गया और एज इज इक्वल टू 20, राहुल हो या फिर एज उसका 20 हो, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है। हमारा जहाँ भी एज 20 होगा वो आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आया, चलो GPT से पूछते हैं वापस से। वाई एज 20 डिडंट कम विथ अमित, अमित का एज क्या था 21 था, है ना। सो अमित का डेटा मेरे पास आना चाहिए था, एज 20 है तो क्यों नहीं आया मेरे पास, हमें क्या करना पड़ेगा, राहुल का एज, देयर इज़ नो स्टूडेंट लेफ्ट विथ एज 20 बिकॉज अमित एज 20 वॉज डिलीटेड, ठीक है। हम ही लोग पागल हैं यार, फालतू में इतना टाइम लगा रहे हैं। हमने क्या किया है, अमित का डेटा ही डिलीट कर दिया था, यहाँ पे देखो अमित का डेटा ही डिलीट कर दिया। तो इससे मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए कमेंट करके अब रन करूँ तो और कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई होगा, दोनों डेटा आएंगे, ठीक है। ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है अब तक, आपको एंड और में डिफरेंस भी समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस पे, एंड और ऑपरेशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। सो चलो ये सारा लिख के GPT से ही आपको करवाता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम क्रैश कोर्स देख रहे हैं तो सिंटेक्स लिखने का टाइम नहीं है। एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ठीक है। सो एंड और वगैरह के एग्जाम्पल्स हम GPT से लिखवा के डायरेक्टली रन करके देख लेते हैं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो एंड कंडीशन मैंने बता दिया, जहाँ पे एज 22 हो और नेम ये हो तो ही आएगा। और केस में क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होगा तो वो आ जाएगा, और नॉट में क्या होगा, जिसका नाम प्रिया नहीं है उसके अलावा सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं एक बार आपको दिखाऊँ, अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाऊँ चल के, सो जिसका भी एज हमारा, जिसका भी नाम प्रिया नहीं है वो सारा आ जाएगा। अगर मैं रन करूँ यहाँ पे तो अगर हमारे पास दो टेबल आए क्योंकि दो सेलेक्ट क्वेरीज हैं, तो जिसका भी नाम प्रिया नहीं है वो सारे आ गए, ठीक है। दो प्रिया थी तो दोनों प्रिया नहीं आए। अगर यहाँ पे प्रिया 2 रहता तो हमारे पास प्रिया 2 आती, लेकिन प्रिया नहीं आती क्योंकि हमारे पास बस प्रिया पे कंस्ट्रेंट लगा है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों टेबल सही काम कर रहे हैं। अब एक बिटवीन होता है क्लॉज, बिटवीन क्लॉज क्या होता है, बिटवीन क्लॉज क्या करेगा, हमारे पास बिटवीन नाम से ही पता लग रहा है क्या करेगा कि जैसे भी आप लॉजिक लिखो, सेलेक्ट करो वो सारे स्टूडेंट्स जहाँ पे एज क्या हो बिटवीन 20 एंड 22, तो जितने लोगों की एज 20-22 के बीच में आएगी वही आएंगे हमारे पास। तो तीसरे टेबल में 20 से लेके 22 के बीच में सारे एज के आ गए, और 20 और 22 इंक्लूडेड है, आप देख रहे हो तो 21 आ गया, 20 आ गया, 22 आ गया। अगर यहाँ पे कोई 23 है, देखो 23 है वो नहीं आया, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इन का मतलब क्या हुआ, बताओ इनका मतलब क्या हुआ, इन मतलब इसके अंदर आप एक स्मॉल ब्रैकेट देते हो और उसमें आप स्ट्रिंग की वैल्यूज़ पास करते हो, ठीक है। और अगर उसमें वैल्यूज़ सेटिस्फाइड रहीं तो ही आएंगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ तो ये तो हमारा चलेगा नहीं, लेकिन चलो देख लेते हैं, कुछ हम चेंज कर देंगे इसमें ही। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इन, ठीक है। या फिर ऐसे आप कर सकते हो वेयर नेम्स इन, स्टूडेंट का नेम क्या था, नेम इन, नेम क्या होना चाहिए, या तो प्रिया होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, अमित होना चाहिए। मान लो प्रिया नाम के ही दो डेटा हम कर देते हैं, एक बार प्रिया नाम के दो डेटा करते हैं, प्रिया या अमित होंगे तो सारे आ जाएंगे, जितने भी प्रिया और अमित होंगे वो सारे आ जाएंगे इस टेबल में, ठीक है। तो देखो सारे प्रिया और अमित यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इसे कमेंट भी करता जाता हूँ यार, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, स्पेस नहीं बचेगा फिर
और हम फिर जूझेंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो एक टेबल मेरी आ गई जिसमें प्रिया और सारे अमित, इसमें जो जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। इन समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हो, लाइक यूज़ कर सकते हो। लाइक का क्या मतलब है कि जितने भी आर से स्टार्ट होने वाले हैं, परसेंटेज मतलब इसके बाद कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी बड़ा सा छोटा सा वर्ड आ सकता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, जिसका भी नाम आर से शुरू हो रहा है वो ला के मुझे दो, तो मैं उसको रन करूँगा। तो जिसका भी नाम आर से शुरू हो रहा है, राहुल का भी हो रहा है तो आर से आ जाएगा। अगर मैं किसी के आगे आर लगा दूँ तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिस कैरेक्टर में आर सामने है, और उसके बाद से कोई भी चीज़ हो, तो आर अमित में भी है तो वो आ गया एक तरह से, ठीक है। सो ये आपको समझ आया। अब देखो अगला चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बाई, ठीक है। ऑर्डर बाई इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, जब भी आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तो इसमें भी यूज़ होगा। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और ऑर्डर बाई, ये ऑर्डर बाई कीवर्ड है, आपको याद रखना है कि सेलेक्ट सारे करो स्टूडेंट्स और ऑर्डर बाई कर दो एज। अब यहाँ पे कुछ नहीं दोगे ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ये लोग ऑर्डर बाई हो जाएंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में एज से अपने लग जाएंगे, देखो 20, 21, 22, 23। अब यहाँ पे DESC लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने DESC लिख दिया तो अब ये क्या होंगे, रिवर्स ऑर्डर में होंगे, 23, 22, 21 और 20 ऐसे हो गए, देखिए। तो आप सारे एज से भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो देख रहे हो डेटाबेस, आप डेटा रख रहे हो और सारी चीज़ें आपको करके ले आ रहा है। लिमिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि आपने अगर लिमिट 2 लिख दिया तो दो दो ही डेटा आएंगे, कितने भी स्टूडेंट होंगे, मान लो आपके पास 2 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे, लिमिट 2 लिख दिया तो क्या आएंगे हमारे पास, 2 ही डेटा आएंगे। सो देखो मैंने GPT से पूछा तो उसने क्या बोला कि आपको भी आना चाहिए डिबग करना ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि हमारे पास अलग अलग सर्वर्स होते हैं डेटाबेस के, SQL, MySQL, ये अलग अलग। तो सेम चीज़ इसने भी बताई है कि डिपेंड्स ऑन डेटाबेस, कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो और उसके बेसिस पे आपकी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे आपने अगर हमारा SQL सर्वर यूज़ किया तो उसमें लिमिट यूज़ करते हैं, लेकिन जो कि हमारा नॉट सपोर्टेड ऑन MySQL और PostgreSQL, मतलब आप उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, ऑफसेट फेच या टॉप यूज़ करना है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिमिट आप क्या यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखो अभी मेरा सिंटेक्स प्रॉपरली वर्क करेगा इसमें, सेलेक्ट टॉप 2 फ्रॉम स्टूडेंट्स मैंने लिखा तो केवल 2 डेटाज आ गया टॉप से, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और यार AI का यूज़ आपको करना आना चाहिए, आप ये मत बोलना कोई कमेंट्स में कि सारा AI से ही पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। सो बस मैं तुम्हें टाइम बचाने के लिए और जल्दी जल्दी चीज़ें करके दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना कोई बात नहीं, ऐसे तो आप आराम से भी सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना। सो मैंने इसे यहाँ पे डाला, लिखा राइट कमांड्स फॉर दिस, ठीक है। ये तो लिखा ही नहीं मैंने, अपने आप ही आ गया। सो देखो यहीं पे देख लेते हैं हम एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं हमारे पास, या फिर नोटपैड पे ही देखते हैं यार। एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे हमारे पास क्या होती हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड स्पेलिंग यार, प्री डिफाइंड समझ लो स्पेलिंग, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने सम लिख के जो जो भी चीज़ इसके अंदर पास करी उन सब का सम कर देगा ये, ठीक है। एवरेज लिख के, AVG लिख के जो जो भी इसके अंदर पास करी वो चीज़ इसका एवरेज कर देगा। काउंट करूँगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा इसमें कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 3 है अभी तो 3 बता देगा। मैक्स और मिन भी निकाल सकते हो, मिनिमम क्या होगा 1, मैक्स क्या होगा 3 होगा। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा मेरे पास सारे काउंट्स ले आएगा। सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा एवरेज ऑफ सारे एज लेके आएगा स्टूडेंट्स के, लिखा है ना यहाँ पे सेलेक्ट एज, एवरेज करो एज का, ठीक है। तो ये क्या करेगा इस फॉर्मेट में आप लिख के दोगे तो आएगा। ग्रुप बाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रुप बाई क्या करेगा, आपको ग्रुप कर सकते हो सिटी से, सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाई सिटी। तो क्या करेंगे हम, सिटी जितने भी होंगे सारे एक पास आ जाएंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और हैविंग का क्या करेगा हमारे पास कि सारा जो भी जिसका काउंट ग्रेटर देन 5 हो उसी को ले आएगा। अब ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ आएगा आपको, हम कोड ही करके दिखा सकते हैं इससे, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक एग्जांपल भी आ गया है, तो पहले इसे देख लेते हैं एक बार, हमारे सेम एग्जांपल पे लेके चलेंगे सब कुछ। और यार सिंटेक्स के लिए बस मैं हेल्प ले रहा हूँ AI का, बाकी सब तुम लोग समझ ही सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, पाँचों एक ही बार प्रिंट करवा देता हूँ टेबल, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है, एज क्या होता है, मान लो आपको टेबल का नाम नहीं देना है, या फिर जब तक हम नहीं दे रहे थे तब तक क्या हो रहा था, एक बार रन करूँ मैं तो यहाँ पे देखो पूरा टेबल ही आ जा रहा था, स्टूडेंट ID नेम ऐसे पूरा टेबल आ जा रहा था, ठीक है। बट एज लिख दिया मैंने तो अब टेबल की नाम की जगह पे क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट आएगा। कि मुझे एक हेडिंग दे दो टोटल स्टूडेंट, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ क्या आ रहा है। तो
जब भी आपको कोई चीज़ काउंट करवानी है तो काउंट स्टार कर दोगे तो जितने भी उसके अंदर रहेंगी सारी चीज़ें वो काउंट हो जाएंगी और स्टूडेंट में जितना डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक डेटा रखता तो एक डेटा आ जाता, दो रखता तो दो आ जाता। एवरेज कैसे निकालोगे आप, सेलेक्ट AVG लिख दिया और उसके अंदर एज कॉलम पास कर दिया, तो ये पूरा टेबल स्टूडेंट टेबल में एवरेज एज निकालेगा और मुझे दे देगा जो कि है एवरेज एज 21। टोटल एज निकालना है तो सारे एजेस को सम कर दो, जितने भी टोटल एजेस हैं। मान लो आपका फीस होता तो आप फीस भी टोटल सम करवा सकते हो कि सम कर दो इस कॉलम को ही पूरा, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम मैंने बताया, एज निकाल सकते हो कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। और अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ऐसे करके डायरेक्टली टेबल ही हमारे पास पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। और यार ये कोड मैं बस बचा के रख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं इसे बाद में आपको शेयर कर पाऊँ, ठीक है। आपको इतना समझ आया। अब ग्रुप बाई पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीज़ें हैं, लिमिट, ऑफसेट, ग्रुप, शॉर्ट बाई, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होते हैं हर इंटरव्यू में, तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, शॉर्ट बाई दिखाता हूँ आपको, ठीक है। शॉर्ट बाई में क्या करोगे आप, सेलेक्ट करो सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फिर सेम एरर आया, क्या, इसके लिए, ठीक है। तो फिर वही GPT पे डालेंगे कि हमारे पास कुछ तो इनवैलिड कॉलम नेम सिटी विटी आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ग्रुप बाई एज कर लेते हैं, क्या ही करना है अभी के लिए, हम सिटी फील्ड ही नहीं डाले हैं तो कहाँ से हम सिटी को करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट एज करो, उसमें काउंट करो एज टोटल स्टूडेंट, वो ले आओ, फिर उनको ग्रुप बाई कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आया कि हमने क्या किया, सेलेक्ट किया एज को, ठीक है, कॉमा कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट चला मेरे, काउंट कर लो टोटल स्टूडेंट्स, एक और कॉलम बनाओ स्टूडेंट टेबल से और ग्रुप बाई कर दो एज से। ये सिंपल स्टेटमेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा, यही फॉर्मेट है जब भी आपको ग्रुप बाई करना होता है। तो सबसे पहले क्या देनी होती है, एज, जिसके अकॉर्डिंग आप एज कर रहे हो। दूसरा क्या होगा, काउंट करो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। तो इसके बाद क्या आएगा ना हमारे पास, इसमें क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं लिखूँ अगर GPT को ही कि एक्सप्लेन दिस, ठीक है, तो ये अभी एक एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एक्सप्लेन दिस, ठीक है। सो ये क्या करेगा हमारा कमांड कि सबसे पहले हमारे पास एक सेलेक्ट करेगा एज और काउंट ले आएगा टोटल स्टूडेंट्स का। सो एज आया सबका और उस रिलेटिव उस स्पेसिफिक एज के लिए जो जो भी उनका काउंट होगा वो ले आएगा। और उसके बाद से आप क्या कर दोगे, एक कॉलम में देख लोगे, ठीक है, ग्रुप कर दोगे, ठीक है। सो ऐसे आपके पास एक टेबल है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि ऐसे करके, हाँ ये मुझे दिखाना था आपको कि ग्रुप करेगा, ग्रुप नंबर 20 अमित है, ग्रुप नंबर 21 में विक्रम है, ग्रुप नंबर 22 में 2 लोग हैं। अब इसके आगे आप क्या कर रहे हो, काउंट लगा रहे हो ना, ये काउंट स्टार लगा रहे हो। तो काउंट स्टार से क्या होगा कि आपके पास वो नेम भी ऐसे करके दो इसमें है ना, तो 2 काउंट हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, काउंट बाई लगा रहे हैं ताकि जितने भी डेटा हैं उनको काउंट करके और ऐसे करके आप दिखा सकते हो। सो मान लो 20 के आगे मेरे पास जो जो भी नेम्स थे अभी देखा हमने वैसे करके आया और उसको काउंट करके ऐसे निकाल लिया हमने, ठीक है। और ग्रुप बाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एज से हमने ग्रुप बाई कर दिया। अगर मैं ये नहीं लगाता तो क्या होता है, चलो ऐसे एज क्यूरियोसिटी देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एज इज़ इनवैलिड इन द सेलेक्टेड लिस्ट, ठीक है। कोई भी फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा इसके बाद बोला उसने, ठीक है, या तो एग्रीगेट फंक्शन लगाओ या ग्रुप बाई लगाओ। तो आपको पता है हमने एक लैंग्वेज बना रखी है, अगर आप लैंग्वेज से भटकोगे तो आपको एरर मिलेगा। सो सेम हो रहा है यहाँ पे भी, आपने लैंग्वेज के अलावा भी कुछ भी डाली तो वो हमें एरर थ्रो कर दिया उसने, ठीक है। इतना समझ आया आपको, हमारा ग्रुप बाई समझ आया आपको। अब आते हैं हैविंग पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ और हम हैविंग क्लॉज देखते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, सेम उसी वे में जाएगा, ठीक है, सेम उसी वे में जाएगा। हम यहाँ पे एज वापस लिख देते हैं, सिटी का फील्ड तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमने एज लिख दिया और उसके अलावा टोटल स्टूडेंट्स ले आए और हैविंग काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 1 कर देते हैं यार, या अभी 2 ही लिखते हैं, देखते हैं 2 पे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास 2 से बड़ा कोई डेटा नहीं है इसलिए नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखूँ तो मेरे पास कितना डेटा आएगा, 1 आएगा डेटा। सो एक जस्ट एक फ़िल्टर लगा दिया। अभी तक तो आपको ग्रुप बाई का कॉन्सेप्ट समझ आया ना। अब हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 1 कर दिया तो 2 वाला सारा डेटा आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा मैं तो क्या आएगा, केवल हमारे पास 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा और सारे डेटा एक्चुअली आ जाएंगे। तो आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो हमने अभी अभी क्या डिस्कस कर लिया, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाई और हैविंग डिस्कस कर लिया। और ये आपको रटना ही पड़ेगा यार, शॉर्ट नोट्स में बना के दूंगा, उसको पढ़ लेना। और उसके अलावा सारी चीज़ें आपको नोट्स में ही रिवीजन करनी पड़ेंगी, वरना आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी और बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे जॉइंस क्या होते हैं सीक्वल में। एंड जॉइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, सो जॉइंस विल वर्क अ लॉट।
लाइक इट विल बी नीडेड अ लॉट। इसमें देखो 4 टाइप्स के जॉइन होते हैं और वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो क्या होता है। सो 4 डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 डीबी टेबल्स हैं, डीबी की टेबल्स हैं, डीबी तो एक ही है, डीबी की टेबल्स 2 हैं, ठीक है। और इसमें क्या है ना, हमारे पास मान लो टेबल 1 और टेबल 2। आपको क्या करना है, कुछ डेटा है जो कॉमन लेके आना है। मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें सारे हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, और दूसरा टेबल है कोर्सेज हैं उसमें, जिसमें स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है और फॉरेन की क्या होता है, कोर्स। मान लो कोर्स से वो फॉरेन की प्राइमरी की एज अ लाइक वे हमारा लिंक होगा। सो पहले तो हम एक बार देख लें क्या प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, क्योंकि हमें वो डिस्कस करना था। सो देखते हैं पहले प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। सो प्राइमरी की अब क्या होता है, जो कि नॉट नल हो, पहले तो यूनिक हो, ऑलरेडी यूनिक हो। और दूसरी चीज़ क्या हो, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करे पूरे रो को, मतलब एक डेटा हम इसके मदद से निकाल के ले पाए। वही बात हुई, यूनिक और नॉट नल हमें चाहिए, तभी जाके ये डेटा लेके आ पाएगा। हर डेटा के लिए अपना एक यूनिक प्राइमरी की होता है, मतलब एक ऐसी चाबी जिससे आप एक डेटा लेके आ पाओ, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, ये रिफ़र करता है प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। मतलब क्या, ये एक्चुअल में प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल होता है, ये तो लिख ही दिया है मैंने। मतलब ये एक ऐसी की होती है जो किसी और टेबल से डेटा लेके आती है, ठीक है। मान लो आपने एक स्टूडेंट्स टेबल बनाया है, जैसे सेम ले चलते हैं स्टूडेंट और कोर्स। यहाँ कोर्स है और ये स्टूडेंट है। थोड़ा सा हम इसे स्पेसियस इधर लाते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके कोर्स टेबल में मान लो स्टूडेंट, एक तो कोर्स हो गया, मान लो कोर्स आईडी, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें एक स्टूडेंट आईडी फील्ड होगा, स्टूडेंट आईडी, जिसमें क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल में मान लो एक शिवांश है जिसकी स्टूडेंट आईडी लिखी होगी, कुछ प्राइमरी की होगा, जो मान लो उसकी आईडी 123 है। ये इस टेबल के लिए तो प्राइमरी की है, यूनिकली है। इसके अलावा 123 पे मेरा सारा डेटा आ जाएगा शिवांश का, ठीक है। पर ये यहाँ पे पुट करेंगे हम 123, और ये फॉरेन की एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। क्यों फॉरेन की बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये शिवांश का टाटा डेटा लेके आ सकता है, ठीक है। कोर्स का पूरा डिटेल है मान लो, सो ये एज अ फॉरेन की ट्रीट करेगा और पूरा का पूरा डेटा शिवांश का लेके आएगा, तो इसलिए इसे फॉरेन की बोलेंगे, ठीक है। फॉरेन की समझ गए। ये एक प्राइमरी की होता है जो दूसरे टेबल को रेफरेंस करके ले आता है, मतलब दूसरे टेबल के प्राइमरी की को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। दूसरे टेबल के फॉरेन की प्राइमरी की को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से अपने मेन, जो हम अभी जॉइंस पढ़ रहे थे ना, सो जॉइंस पे आते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास 4 जॉइन है, 4 जॉइन मतलब 4 डायग्राम है, वेन डायग्राम मैंने बनाया, और इसमें मेरे पास 2 डेटाबेस है। मान लो डेटाबेस टेबल्स हैं 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आप चाहते हो कि सारे डेटा लेके आओ जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या होंगे, ये बीच वाला पार्ट होगा जो दोनों टेबल्स में कॉमन होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, बताओ, ठीक है, बताओ क्या करोगे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनर जॉइन, ठीक है। ये रिटर्न करेगा सारा जो भी मैच हो रहा है हमारे में, उनको इनर जॉइन बोलेंगे हम इसे। लेफ्ट जॉइन किसे बोलेंगे, लेफ्ट जॉइन, हमेशा लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। सो जो लेफ्ट साइड देखो, जब भी हम क्वेरीज देखेंगे ना, तब हम देखेंगे जो एक साइड इधर लिखोगे ना लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट जॉइन में मतलब वो लेफ्ट टेबल माना जाएगा, और जो दूसरे बार लिखोगे वो राइट टेबल माना जाएगा। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, हमारे लेफ्ट टेबल का सारा डेटा देगा, और ये जो कॉमन है वो भी ला के देगा, समझ रहे हो, ये पूरा एरिया दे देगा। राइट जॉइन इन द सिमिलर वे, ये राइट हुआ और जो कॉमन मैच हो रहा है ये भी ले आके देगा, ये पूरा ले आके देगा, ठीक है। और फुल जॉइन क्या करेगा, सारा टेबल एज द नेम सजेस्ट, पूरा का पूरा हमारा टेबल का डेटा ले आएगा। अभी जब हम क्वेरीज देखेंगे ना तो हम समझेंगे। और क्रॉस जॉइन क्या करता है, सारा मतलब सारा का सारा डेटा ले आएगा। जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो ना, ए इंटू बी, सो ए बी और नल, मतलब 4 डेटा लाते हो आप, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। अभी एग्जांपल देखते हैं, समझ आएगा आपको, ठीक है। वापस से आते हैं अपने टेबल पे, और टेबल बोल रहा हूँ मैं हमारा, जहाँ पे हम अपना सारा कुछ सीक्वल क्वेरीज चला रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे सारा का सारा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बोल रहा हूँ मैं, क्वेरीज, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास 2-3 टेबल है, ठीक है, 2-3 टेबल है। पहला कोर्स है, दूसरा स्टूडेंट है, और तीसरा एनरोलमेंट टेबल है। अब प्राइमरी कीज़ हमारा क्या होंगी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, ठीक है।
अब फॉरेन की क्या होता है, मैंने बताया दूसरे टेबल की प्राइमरी की को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। तो इनरोलमेंट में जो स्टूडेंट आईडी है वो स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी होगी, ये एक फॉरेन की हो गया। और इनरोलमेंट टेबल में जो कोर्स आईडी है जो फॉरेन की बनेगी वो हमारी ये वाली प्राइमरी की होगी, समझ रहे हो, मतलब एक फॉरेन की ही है और दूसरे टेबल की प्राइमरी की को ये रेफरेंस करता है, ठीक है। अब जॉइंस तुम्हें सारे कुछ बता दिया। इनर मतलब ओनली रो विच आर मैचिंग इन बोथ द टेबल। लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल प्लस मैच्ड फ्रॉम राइट। राइट जॉइन क्या होता है, राइट टेबल प्लस मैच्ड फ्रॉम लेफ्ट। फुल जॉइन सब कुछ ले आएगा, नल इफ़ नो मैच, ठीक है, नल रहेगा डेटा। और कार्टेजियन प्रोडक्ट क्या करता है, सारे के सारे ले आएगा, ठीक है, सारे के सारे डेटाज ले आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी टेबल क्रिएशन commands add data in that and then apply joins, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि इसको ये जीपीटी को बोला कि मुझे एक ऐसी क्वेरी ला के दो कि जो क्या करे, टेबल में डेटा ऐड करे। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका और मेरा टाइम ख़राब हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको अपना एक हमने डायरेक्ट जीपीटी से ही लिखवा लिया। इसको मैं कहीं पेस्ट कर देता हूँ कि आपको मैं वापस से ये दे पाऊँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब वापस से आते हैं हमारे जॉइंस वाले पे टॉपिक पे। अब देखो इसने क्या किया होगा, मुझे सारा का सारा डेटा प्रिपेयर कर रहा है और इसने क्या किया कि स्टूडेंट, कोर्स और एनरोलमेंट नाम की 2-3 टेबल बना दी, 3 टेबल्स बना दी, सैम्पल डेटा डाल दिया और जॉइंस के एग्जाम्पल लेके आएगा मेरे लिए। सो देखो सबसे पहले टेबल्स क्रिएट कर रहा है ये। टेबल क्या है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और ईमेल। कोर्स में क्या होगा, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ठीक है, सिंपल सा टेबल है। और भी चाहो तो वीडियो, टाइम सब कुछ रख सकते हो। इनरोलमेंट में क्या होगी, एक इनरोलमेंट आईडी होगी जो कि प्राइमरी की होगी इस टेबल के लिए, स्टूडेंट आईडी होगी, कोर्स आईडी होगी। और यहाँ पे हम फॉरेन की बना रहे हैं, देखो कंस्ट्रेन कर रहे हैं कि फॉरेन की इनरोलमेंट जो फॉरेन की हो स्टूडेंट आईडी को, और ये रेफरेंस करे स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी को। मतलब समझ गए, एक फॉरेन की बना रहे हैं हम इस नाम से, जो कि क्या वैल्यू पुट करेगा, स्टूडेंट आईडी, और ये रेफरेंस किसे करेगा, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी को। सेम वे में हम यहाँ भी रख रहे हैं, एक फॉरेन की बना रहे हैं इनरोलमेंट कोर्स, जो कि क्या करेगा, फॉरेन की रहेगा, इसमें कोर्स आईडी वैल्यू पड़ेगी और ये इससे मैच होनी चाहिए इस टेबल के प्राइमरी की से, ठीक है। अब सैम्पल डेटा डालना है उसमें, सेम सैम्पल डेटा डालना है इसमें, हमने सैम्पल डेटा डाल दिया और टाइम काइंड ऑफ ऐसा बनाया कि हमें थोड़ा दिख पाए डिफरेंस, ठीक है। और सेम ऐसे ही कोर्सेज में बना दिए मैंने 4 डेटा, मतलब जीपीटी ने बनाया। अब इनरोलमेंट्स डालना है, इंसर्ट ऑपरेशन हमने ऑलरेडी देखा। इनरोलमेंट डालने की स्टूडेंट 1 जो है वो कोर्स नंबर 101 को इसने ले रखा है। ऐसे ही राहुल ने 2 कोर्सेज ले रखे हैं और बाकी सबने एक एक कोर्स ले रखे हैं, सिंपल। इतना समझ आया सबको। अब वापस से इसे एक बार यहाँ पे पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। इतना समझ आ गया होगा, आई होप ये डेटा डालने वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। आपके पास क्या क्या है, देखो एक स्टूडेंट आईडी हो गया हमारे पास, एक स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट टेबल हो गया, ये स्टूडेंट टेबल हो गया मेरा। सॉरी, अभी के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे कंसोल कराया, चलो ये तो स्टूडेंट टेबल हम देख ही नहीं रहे ना, हमने बस टेबल बना दिया है इनरोलमेंट टेबल तक। अब जॉइंस की बात आती है, जॉइंस की बात आती है। अब देखो इनर जॉइन क्या करेगा, ओनली रोज वेयर स्टूडेंट इज इनरोल्ड इन अ कोर्स, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या है, वापस से नोटबुक पे आते हैं, मेरे पास एक यहाँ पे टेबल है स्टूडेंट और यहाँ पे कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स। अब मान लो एक स्टूडेंट ने, ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया होगा, कुछ कोर्सेज होंगे जो स्टूडेंट कुछ ने इनरोल नहीं किया होगा, जैसे जो कोर्सेज होंगे जो चल नहीं रहे होंगे, ठीक है। सो मुझे ये एरिया चाहिए, वो सारे कोर्स जिसमें कोई ना कोई स्टूडेंट हो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनर जॉइन बोलते हैं। सो ये क्या करेगा, देखो सेलेक्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट आईडी, एस मतलब पहले तो हमने स्टूडेंट्स टेबल को एक सिंपल नाम दे दिया, एस की बार बार स्टूडेंट्स ना लिखना पड़े, ठीक है। सो ऐसे हम नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम लेके आओ। ये दोनों अलग अलग टेबल हैं। अब देखो सी से मेरा क्या है, कोर्स टेबल है, और एस से क्या है, मेरा स्टूडेंट टेबल है। मतलब मुझे 4 रोज चाहिए। अभी तक स्टार लिखोगे आप तो सारा का सारा डेटा आएगा, ठीक है। पर आपने एस डॉट स्टूडेंट लिख दिया, मतलब स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, कोर्स। अब जो जो चाहो स्टार लिख दोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी लिख के मैं दिखा भी दूंगा आपको। अब ये क्या करेगा, देखो हमने इनर ज्वाइन किया। अब यहाँ पे इनर ज्वाइन में क्या चाहिए हमें, इनरोलमेंट्स को सारे स्टूडेंट आईडी जहाँ भी इनरोलमेंट के स्टूडेंट आईडी से मैच करें वो ज्वाइन कर दो, और जहाँ पे कोर्स आईडी इज इक्वल टू कोर्स आईडी हो वो ज्वाइन कर दो। सो ये क्या करेगा, मुझे ऐसा डेटा लेके आएगा जहाँ पे सारे के सारे हमारे 4 कॉलम्स हैं और सारे के सारे स्टूडेंट जो भी जिन भी कोर्सेज में इनरोल्ड हैं वो सारा का सारा निकल के आ जाएगा। एक भी स्टूडेंट अगर मान लो किसी कोर्स में नहीं रहता वो नहीं आएगा, और एक भी कोर्स जो किसी स्टूडेंट में नहीं रहेगा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख दूँ तो क्या आएगा बताओ, कोई कमेंट बॉक्स में बताना चाहेगा।
सारे के सारे रोज़ और कॉलम्स आ जाएंगे मेरे पास। देखो सारे के सारे रोज़ और कॉलम्स आ गए दोनों टेबल के। बट इसका ये क्या होना चाहिए हमारे पास कि कोई भी स्टूडेंट एक कोर्स में होना चाहिए और कोई भी कोर्स एक स्टूडेंट में एनरोल होना चाहिए। अब लेफ़्ट जॉइन में क्या करेंगे हम, लेफ़्ट जॉइन क्या लेके देगा, ऑल स्टूडेंट जिनके पास कोई ना कोई कोर्स अवेलेबल हो। यहाँ पे देखते हैं सिंटेक्स थोड़ा अच्छे से है। लेफ़्ट जॉइन मुझे क्या ला के देगा, सारे स्टूडेंट्स देगा प्लस कोर्स अवेलेबल विद देम, जिसका नल भी हो वो भी ला के देगा। समझ रहे हो। अब वापस से नोटबुक पे आते हैं। अब मुझे चाहिए वो सारे स्टूडेंट, पहले तो हमने ये निकाल लिया इनर जॉइन में, तो हमारा लेफ़्ट जॉइन अभी हम देख रहे हैं। तो लेफ़्ट जॉइन में मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उनके कोर्स का डेटा चाहिए। अगर मतलब स्टूडेंट कोई कोर्स में है भी नहीं तो उसका डेटा तो आएगा ही, लेकिन जो है उनके कोर्स का भी डेटा आ जाएगा, ये बीच वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है। सो अभी वापस से जाते हैं हम और ये क्वेरी का टेबल देखते हैं एक बार हम। सेम स्टार लिखोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस हमने 4 कॉलम्स के अभी 4 कॉलम्स को पुल किया है। सो देखो सारे स्टूडेंट्स तो आ ही रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ ही रहे हैं। जिनमें कोई कोर्स इनरोल नहीं है वो भी यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे नल आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ नल आपको पूरा दिख रहा है। सो लेफ्ट टेबल तो मेरे पास पूरा आ गया, प्लस राइट टेबल के डेटा के साथ आया है। ठीक है, हमने तो सिंपल सा एक जॉइन बनाया। अब हम टेबल्स को एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं इन सब जॉइंस की मदद से। राइट जॉइंस क्या करते हैं बताओ, सेम जो अभी लेफ्ट जॉइन ने किया है वही राइट जॉइन करेगा। बट राइट जॉइन क्या करेगा, जो स्टूडेंट किसी कोर्स में नहीं है वो नहीं आएंगे, लेकिन सारे हमारे कोर्स की लिस्ट आएगी, सारे हमारे कोर्स की लिस्ट आएगी। ठीक है, वापस से नोटबुक पे देखो अगर, तो हमारे पास सारे कोर्सेज की लिस्ट आएगी। ये वाला पर्पल से मैं कर रहा हूँ, सारे कोर्सेज की तो आएगी, पर जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उनकी भी आ जाएगी इधर से। ठीक है, ये पूरा डेटा आ जाएगा मेरे पास राइट जॉइन में। ठीक है, अब वही ऑर्डर है लिखने का, जिस ऑर्डर में लिखो। अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन पहले कर दी होती इनरोलमेंट्स वाली और कोर्स वाली बाद में, सो अभी तो इनरोलमेंट बस हमने लिंकेज के लिए यूज़ किया, बट कोर्स और स्टूडेंट में अगर हम देखें तो अगर कोर्स की लाइन ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो तो अभी लेफ्ट जॉइन मुझे लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। सो सेम वे में यही जाएगा। देखो सारे कोर्सेज आएंगे। हमारा थर्ड टेबल कहाँ गया, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड रहा मेरा। सारे के सारे देखो कोर्सेज के लिस्ट मेरे पास आ रहे हैं, और कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में नहीं है, मशीन लर्निंग वाला कोर्स है जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, तो उसकी जगह नल आ गया और मेरे पास सारे टेबल का डेटा आ ही रहा है एज इट इज़। सारे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे होंगे। मान लो एक रवि था मेरा जो किसी कोर्स में नहीं था, तो अब रवि गायब हो गया क्योंकि वो हमारे डार्क जोन में जा रहा था। जो हमारा टेबल से पुल करना था वो राइट वाला पूरा पुल करना था, राइट में तो पूरा पुल हो रहा है। ठीक है, सब मिक्स हो के आ रहा है। आउटर जॉइन क्या करेगा, सारा का सारा सब कुछ लेके आएगा। कोर्सेज नल हैं वो भी ले आएगा, और स्टूडेंट नल है किसी टेबल में वो भी ले आएगा। देखो यहाँ पे सारे राहुल रवि ववि सब आ गए हैं, और कोर्सेज भी सारे आ गए हैं। यहाँ पे मशीन लर्निंग में कोई स्टूडेंट नहीं है और रवि किसी कोर्स में नहीं है, फिर भी ये आ गया। ठीक है, सब कुछ आप इंटरेक्ट करवा रहे हो। और क्रॉस जॉइन क्या करेगा, सबसे मल्टीप्लाई कर देगा। राहुल स्नेहा जितने भी स्टूडेंट थे सबको सबसे पाइथन से करेगा पहले, फिर सीक्वल से करेगा, फिर डेटा साइंस से करेगा, फिर मशीन लर्निंग से करेगा, और पूरा का पूरा क्रॉस जॉइन लेके आएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका पूरा का पूरा सिंटेक्स। आप थोड़ा और इसे ऑप्टिमाइज़ करके लिखवा सकते हो। ये रहा मेरा, इतना क्रॉस जॉइन यूज़ नहीं होता है, बट फुल जॉइन, इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन बहुत यूज़ होता है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई भी सीक्वल पढ़ रहे हो, मतलब सीक्वल ही पढ़ रहे हो, देन आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब भी आप जॉइंस की सारी चीज़ें चलाओ, ये सारी चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए। मैंने कोड का बैकअप ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। हमने जॉइंस पढ़ लिया ना, जॉइंस के बाद क्या था हमारा एडवांस सीक्वल कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ एडवांस सीक्वल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा जीपीटी पे आना और 2 टेबल्स के बीच में जॉइंस बनाने का ट्राई करना। सब कुछ आप ट्राई करना, और 1-2 क्वेरीज खुद से पूरा टाइप करना। अभी तो टाइम कम है इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट ये कोड यूज़ कर लिया है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। वेन डायग्राम जो मैंने समझाया वो समझ आना चाहिए, और आपका सब कुछ ये सब क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको बस एक एक क्वेरी चलानी है सभी जॉइंस की। आपका मेन एम है कि आप एक टेबल बनाओ, 2 टेबल बनाओ, और उन दोनों में जॉइंस लगा के देख लो। ठीक है, जॉइंस लगा के देख लो। ठीक है, ये आप करोगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नॉर्मलाइजेशन आता है हमारा सीक्वल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें, इंटरव्यू के क्वेश्चंस ही आते हैं डेफिनेशन वाले। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि कुछ सब क्वेरीज हम लगाते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक क्वेरी चाहिए जिसके अंदर वेयर कंडीशन जो है वो इसके अंदर है। जैसे हमने इन पढ़ा था, आपको पता है इन पढ़ा था ना, तो इन में क्या हो रहा था कि जो भी आप इस ब्रैकेट के अंदर पास कर रहे थे उसमें मैच हो रहा था। 1 2 3 4 मैंने पास किया तो इन लगाया है, तो इसमें अगर कोई होगा वैल्यू तो मेरे पास सेलेक्ट स्टार किया है तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पर मुझे ये पता नहीं है वैल्यू, तो इसकी जगह भी मैं एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। तो अब इसमें क्या होगा, पहले ये क्वेरी चलेगी, जो भी इसका डेटा होगा इसमें पुटअप होगा, और उसके बाद से ये मेन क्वेरी चलेगी हमारी। ठीक है,
सो आप देखोगे तो मतलब ऐसे क्या हो रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट नेम ही हम कर रहे हैं, स्टार भी कर सकते हो, वेयर स्टूडेंट आईडी इन, अब यहाँ पे एक अलग क्वेरी चल रही है, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम इनरोलमेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू 1। सो इसमें सारे स्टूडेंट्स आईडी आ जाएंगे जैसे यहाँ पे लिखे हैं। अब ये पूरा का पूरा क्वेरीज चलेगा हमारा। तो आप ऐसे मल्टीपल क्वेरीज को लिंक आउट भी कर सकते हो और ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी बना सकते हो, ठीक है। एलियास मैंने बताया, अभी स्टूडेंट्स बार बार लिख रहे थे ना हम ऊपर स्टूडेंट्स, तो उसकी जगह क्या कर दिया मैंने, एस लिख दिया। तो मतलब इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, स्टूडेंट को मैं क्या बोलूँगा, एस बोलूँगा। तो अब एस डॉट नेम लिखूँगा तो मुझे स्टूडेंट्स डॉट नेम मतलब स्टूडेंट्स कॉलम का डेटाबेस का या जो टेबल है हमारा उसका पूरा का पूरा डॉट नेम वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है, एज स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे भी एज लिखा है तो एज स्टूडेंट नेम क्या होगा, एज स्टूडेंट नेम, इस कॉलम का नाम एज स्टूडेंट नेम हो जाएगा। अब जो मेरा आउटपुट आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा रहेगा। मान लो बस नेम लिखा था, उसको मैंने स्टूडेंट नेम में कन्वर्ट कर दिया, आप समझ रहे हो। पहले यहाँ पे बस नेम आता जो डीबी का कॉलम है, पर मैंने अभी इसको बदल के स्टूडेंट नेम बोल दिया, ठीक है। व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस क्या करती हैं, हमारी क्वेरीज़ को फास्ट कर देती हैं। इंटरनल इसमें बहुत सारे डीएसए के कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, बहुत सारी इनमें बी ट्री वगैरह की चीज़ें चल रही होती हैं, बाइनरी सर्च ट्री भी कभी कभी यूज़ होता है। बहुत सारे इनके अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, रेड ब्लैक ट्री आपने अगर सुना होगा, आरबी ट्रीज। सो बहुत सारे इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग मेरे प्रोवाइडर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पर अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं, स्टोर हमारे डेटा को एक नया टेबल में स्टोर करेंगे, इंडेक्सिंग कर देंगे, उनकी इंडेक्सिंग कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी मेरा डेटा है ना, अब जो फेच करूँगा मैं तो बहुत तेज़ से आएगा। मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें 1 करोड़ डेटा है, अब हर बार उस पर एक क्वेरी चल रही है, मान लो एक क्वेरी चल रही है जो डेली यूज़ करते हो आप। सो इसको क्या कर दोगे आप, इंडेक्सिंग कर दोगे। इससे क्या होगा कि ये जो क्वेरी 1 करोड़ डेटा पे जा रही थी, लोड बढ़ा रही थी और हमारा बहुत सारा टाइम, मान लो 10 मिनट ले रही है रन होने में, पूरी बहुत बड़े बड़े डेटा है इसमें। सो अब ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। एक आपने इंडेक्सिंग कर दिया इस पर। और ये कैसे हम क्रिएट करते हैं, लिखते हैं क्रिएट इंडेक्स और इंडेक्स नेम ऑन स्टूडेंट्स नेम। अब आप जब भी नेम से सर्च करोगे किसी स्टूडेंट को तो बहुत जल्दी आएगा। अब इंटरनल क्या होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। सो आपको सिंपल सा एक कमांड लिखना है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम मान लो स्टूडेंट नेम दे दिया आपने। और इससे क्या होगा, पूरा का पूरा नेम जब भी आप सर्च करो, अब मान लो आपको मोबाइल नंबर से लोगों को सर्च करना है तो यहाँ पे नेम की जगह मोबाइल नंबर दे दो। तो जब भी आप मोबाइल नंबर दोगे वो क्वेरी बहुत तेज़ चलेगी, और इसी को बोलते हैं हम इंडेक्सिंग करना। जैसे पेज का इंडेक्स होता है ना, बुक में इंडेक्स होता है ना, आप यहाँ पे जाके 1 2 3 4 लिखा होता है पेज नंबर। तो आप बुक खोलोगे, एक एक पेज पे सर्च करोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट पेज नंबर 20 सर्च कर लो। तो आप बुक पहले ओपन करोगे, मान लो 40 खुला तो 40 के पहले जाओ, 20 कहीं होगा। सो 20 पे आए, अब 20 पेज नंबर पे आपको ये रिसोर्स मिल गया। वैसे ही सेम हम इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं कि ये मोबाइल नंबर और ये नेम है, ये कुछ कुछ गैप पे हम वैल्यूज़ डाल देते हैं कि इस पैटर्न वाले इस स्पेस में मिलेंगे आपको। सो वो इसी स्पेस में जाके चेक करेगा और इससे हमारी क्वेरी बहुत फास्ट हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बेसिक हमारे डेफिनेशंस होते हैं जिसमें नो रिपीटिंग कॉलम्स हो किसी भी टेबल में। मान लो आपने 2 बार मोबाइल नंबर लिख दिया, या आपने एक जॉइन चलाया जिसमें 2 बार सेम चीज़ आ रहा है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, उसे नॉन रिपीटिंग। इससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस ऑप्टिमाइज़ करते हैं हम, स्पेस बचाते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, 1NF अगर अपने नॉर्मलाइजेशन लगा दिया तो उसमें कोई भी कॉलम रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2NF क्या होगा कि एवरी नॉन की डिपेंड्स ऑन अ फुल की, ठीक है, एवरी नॉन की डिपेंड ऑन फुल की। और 3NF क्या हो गया, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो ये सब हमारे DBMS के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अभी मैं आगे बताऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस में, वहाँ पे आपको पढ़ने हैं ये सब चीज़ें। व्यूज़ हमने नहीं देखा, व्यूज़ क्या होता है, क्रिएटिव एक्टिव स्टूडेंट एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर एक्टिव इज इक्वल टू 1। सो ये क्या करता है, DB का डमी बना देता है, एक डुप्लीकेट DB बना देता है, जहाँ पे आप अलग ऑपरेशन कर देते हो। एक कॉपी बना सकते हो टेबल का, या एक डमी टेबल बनाते हो जिसमें एक्चुअल डेटा तो उसी टेबल का रहता है, बट हम रेफरेंस अपने ओरिजिनल टेबल का ले सकते हैं इस वाले व्यू की मदद से, ठीक है। इतना पॉपुलरली यूज़ नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। 1NF 2NF 3NF भी बहुत होते हैं, 6NF तक होता है, ठीक है। तो हमें 6NF तक का पूरा डेफिनेशन बस पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं रिसोर्सेज बताता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। हमको अभी तक एडवांस SQL क्वेरीज तो समझ आ चुकी हैं। अब नीचे जाते हैं मिनी प्रोजेक्ट पे हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट कोर्सेज और इनरोलमेंट्स का बनाएंगे। आई थिंक हमने ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर लिया है, डेटा डाल दिया है, क्वेरीज भी चला ली हैं, जॉइंस भी चला लिए हैं। ये जो अभी आपको कोड दिखाया ना मैंने कंपाइलर में, ये सारा वही तो है। हमने बड़ा सा क्वेरी लिखा था और इसमें सारा डेटा डाला था, सबको एक दूसरे से लिंक किया था, फिर जॉइंस चलाए थे। आप चाहो तो टेबल्स को भी, जैसे ऊपर बताया, सम वगैरह वाले फंक्शंस, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। ये सारा कोड मैं आपको दे दूंगा इसी नोट के साथ।
सो आई होप हमने मिनी प्रोजेक्ट बना लिया है, और आप अगर कुछ और इसमें एडअप करना चाहते हो सो आप एडअप करके गिटहब का लिंक कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो या हमारे कम्युनिटी में भेज सकते हो। विल हैव अ लुक ऑन दैट कि कैसा आपने वो बनाया है सारा कुछ। आई होप इतना आपको सब समझ आ गया होगा। सीक्वल आपको समझ आ गया, क्रड ऑपरेशन समझ आ गया, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट जॉइन समझ आ गया, ग्रुप वाइज सब क्वेरी समझ में आ गया होगा। ईआरडी मैंने आपको एक बेसिक दे दिया है। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हम देखते हैं। इंटरव्यू बिट नाम की एक साइट है, जाना लिखना टॉप क्वेश्चंस ऑफ सीक्वल फॉर इंटरव्यूज़। आपके पास एक साइट आएगी इंटरव्यू बिट पे जाना, आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 to 100 क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे और ये आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा देगा। और यही टिप ऑफ द डे है कि आपको ये चीज़ अगर आपने प्रिपेयर कर ली इंटरव्यू बिट की, देन आपके मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। इसमें आप मोस्टली इंटरव्यू के क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी लीड कोड पे, हैकर रैंक पे आपके सीक्वल के 50 क्वेश्चंस का पूरा क्वेरी बनाने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन का लिस्ट है। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। और बाकी एडवांस जॉइन वगैरह के चीज़ें देख सकते हो, जॉइंस कैसे वर्क करते हैं, इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन वगैरह आप बना सकते हो, अलग अलग मल्टीपल टेबल्स हो तो कैसे करना है। ठीक है, आई होप हमने सीक्वल कंप्लीट कर लिया विद इन वेरी स्मॉल टाइम स्पैन। अभी आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो भी डाउट हो आप आके हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या इस यूट्यूब चैनल के ही कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चैनल पे बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं ऑलरेडी, सो यू कैन गो एंड हैव अ लुक ऑन देम और आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको ये पूरा कोर्स पसंद आया है सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।